हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, रुक जाइए एक बार। वीडियो ऑन नहीं किया है लोगों ने। बार बार याद दिलाना पड़ता है, भूल जाते हैं आप लोग। ऑलराइट। और बताइए कैसा रहा वीकेंड? चैट में बताइए। पढ़ाई की नहीं की, कुछ रिवीजन किया नहीं किया पुराना? अभी HTML CSS ऑलमोस्ट खत्म होने पर आया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साक्षी जी ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है टेस्ट में। भास्कर जी बोल रहे हैं प्रणाम। प्रणाम भास्कर जी। ठीक है, चलिए। आई थिंक 2 मिनट हमने लगा लिए हैं। तो लोग थोड़े लेट भी आए थे, ज्वाइन उन्होंने कर लिया है। लास्ट जो हमने पिछली क्लास में देखा था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस वीक के बारे में भी कि वीक में हम क्या करने वाले हैं। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 क्लासेस और होंगी हमारी, जो CSS की होंगी, है ना। पहले मुझे 2 लग रहा था, बट थोड़ा जो ग्रिड है वो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की सोच रहा हूँ। इन जनरल मैंने यूट्यूब पर भी या बाकी जगह बहुत इंट्रोडक्शन बताया है, बट हम कोशिश करेंगे ग्रिड लेआउट जो होता है, जैसे फ्लेक्स होता है, इसी तरह से ग्रिड लेआउट होता है। तो एक क्लास कंप्लीटली डेडिकेट करेंगे ग्रिड लेआउट को। तो उसमें थोड़ा एक पूरा क्लास हम लगा रहे होंगे। हाँ, शशांक जी बोल रहे हैं गिट गिटहब। देखिए, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट पहले जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो इस वीक का है ना। गिट एंड गिटहब एंड रेज्यूमे पर एक क्लास में प्लान कर रहा हूँ, बट वो बेसिकली जब भी टाइम मिलेगा हम तब करेंगे। पहले मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो ठीक हिसाब से चल रहा हो, क्योंकि देखिए अभी भी हमारा ये 4th वीक स्टार्ट हुआ है ना, बैच का। एंड अभी तो हम HTML CSS पे ही हैं। इसके बाद हमको पहले जावास्क्रिप्ट भी पढ़ना है। जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जिस चीज में आपने एडमिशन लिया है मर्न स्टैक, वो शुरू होगा, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में भी अभी कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। और उसके बाद हम वो शुरू करेंगे 4 मंथ के कोर्स में। हम बेसिकली मान लीजिए 1.5 से 2 महीना पहले बेसिक्स कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा था, हम 4 मंथ को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पकड़ के नहीं चलेंगे। थोड़ा अगर एक्सटेंड होगा तो उसको एक्सटेंड करेंगे, बट मर्न स्टैक के जो चारों टेक्नोलॉजीज हैं वो हमको शुरू करने हैं, है ना। बट उसके बाद भी इस वीक हम 3 क्लासेस मान लीजिए वेंसडे तक कोशिश करेंगे कि CSS हमारा मोटा मोटा खत्म हो जाए। एंड खत्म यहाँ पर देखिए, जब इतना लंबा बैच चल रहा है तो खत्म कुछ नहीं होता। बस एक ही है कि इस स्प्रिंट में हम जितना CSS पढ़ना चाह रहे थे एक अच्छे लेवल पर लाकर उसको छोड़ देंगे। बाद में अगर किसी कॉन्सेप्ट की दोबारा जरूरत लगेगी, रिवीजन की जरूरत लगेगी, जिस भी चीज की जरूरत लगेगी, वो हम उसी समय पर आकर कवर करते रहेंगे। अ, साक्षी जी बोल रहे हैं तब तक वी कैन वॉच गिट वीडियो फ्रॉम सर्स यूट्यूब। देखिए एक्चुअली मेरे यूट्यूब पर भी गिट का वीडियो है नहीं। हमने गिट का वीडियो डाला था एक एक 1.5 घंटे का, विच जो हमने एक अपने दूसरे चैनल पर डाला था, जो नॉलेज गेट, जो हमारा एक्चुअली मेन चैनल है एक तरह से, है ना, जिसपे 7 लाख लोग हैं जो गेट की तैयारी करते हैं। वहां पर हमने गेट एंड गेटअप का वीडियो डाला है, जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। अच्छा है वो, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट शायद 2 साल पहले, मैंने 3 साल पहले जॉब के साथ कभी वो डाला था। एंड अभी मैं होप कर रहा हूँ कि क्लास में जब हम उसको कवर करेंगे तो थोड़ा एक और नेक्स्ट लेवल की डेप्थ पे जाकर कवर करेंगे। बट हाँ, मीनवाइल अगर आप एक बेसिक समझना चाह रहे हैं, बेसिक सीखना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक हम कोशिश करेंगे कि CSS को हम खत्म कर दें और जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन एटलीस्ट शुरू करें, ताकि बेसिकली नेक्स्ट वीक हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा अच्छे से कवर कर पाए। तो पहले अब बात कर लेते हैं हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। अगर लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में हम देख रहे, हमने लास्ट खत्म किया था मिन एंड मैक्स, हाइट एंड विड्थ, है ना, कि किस तरह से आप मिनिमम या मैक्सिमम अपने बॉक्सेस की हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ताकि ये क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस की अपनी एक लिमिट थी कि यार ऐसा नहीं है कि आप कितना भी रिस्पॉन्सिव बना देंगे। मेरा जो बॉक्स है, जो भी मैंने UI एलिमेंट बनाया है, उसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आप नहीं कर सकते। एक मिनिमम लिमिट है या एक मैक्सिमम लिमिट है, जो मैं बोलूंगा कि उसके बाद जो भी चीज मैंने बनाई है वो अपना एसेंस खो देगी, या उससे बड़ा साइज अगर होगा या उससे छोटा साइज अगर होगा, तो मैंने जो भी चीज बनाई वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम मिन मैक्स हाइट से ये सब डिफाइन कर सकते थे। कल क्लास में ही शायद किसी ने बीच में पूछा था कि सर बैकग्राउंड शेडो, सॉरी बॉक्स शेडो आपने
यूज कर लिया है, बट उसको हमने बेसिकली पढ़ाया नहीं है ना। तो बॉक्स शेडो मैंने उस समय भी कहा था कि हम आगे देखने वाले हैं, तो हम आ जाते हैं बॉक्स शेडो पर। इसके बाद थोड़े से बेसिकली लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़े से और एडवांस सीएसएस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, मीडिया क्वेरीज हैं, वो सब हम कवर कर रहे होंगे। तो पहले बॉक्स शेडो देख लेते हैं। देखिए बॉक्स शेडो क्या है। सबसे पहली बात तो जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें बड़ा सटल है, अभी मुझे पता नहीं, जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, बट मुझे पता नहीं कि अभी आपको कितना क्लियरली नजर आ रहा है कि इस बॉक्स के पास एक शेडो है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो बॉक्स हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इसको अपने कोड में डिफाइन करते हैं, और कोड में मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली किस तरह से ये शैडो जो है हम किसी भी कलर की किसी भी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर पहले हम एक रेफरेंस लेना चाहें, देखिए बॉक्स हमने पहले से डिफाइन किया है, वेट, हाइट, बैकग्राउंड कलर, कलर, बेसिकली ये सब, ये जितनी भी चीजें डिफाइन की हैं सब इरेलेवेंट हैं फॉर दिस बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, बस एक ही है, बॉक्स शेडो। इसमें हमने कितनी चीजें डिफाइन की हैं, एक, दो, तीन, चार, है ना। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि हमने चार चीजें डिफाइन की हैं, पहले तीन कुछ साइज लग रहे हैं और लास्ट वाला एक कलर लग रहा है ना। तो ये चार चीजें हमने डिफाइन की हैं, एक बार इनको डिफाइन करके देखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इन तीनों चीजों को या चारों चीजों को चेंज करके क्या फर्क पड़ रहा है, एंड देन वापस आकर उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि इफ इट मेक सेंस टू अस और नॉट, है ना। तो चलते हैं वापस हमारी कोडिंग स्टूडियो की तरफ। यहाँ हमने मिन मैक्स को जो है वो पढ़ लिया था। यहाँ पर अब हम एक नया क्लास, नई फाइल बना लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ बॉक्स शैडो डॉट एच टी एम एल, है ना। बॉक्स शैडो डॉट एच टी एम एल हमने बना लिया है। बेसिक कोड यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं बॉक्स शैडो। ठीक बात है, बॉक्स शैडो। और उसके बाद हम करेंगे हमारा बॉडी में, है ना। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हम एक बस डिव बना लेते हैं। मान लीजिए मैं बना लेता हूँ डिव डॉट, हम यहाँ क्लास का नाम रख लेते हैं बॉक्सी, है ना। डिव डॉट बॉक्स, तो क्या हुआ, एक डिव बन गया जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ माई डिव, है ना। बस इतना हमने कर लिया। एक बार इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं ताकि हमको दिख जाए। ये देखिए माई डिव बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कितने परसेंट पर है ये? देखिए 250% पर हम देख रहे हैं, तो ये माई डिव अभी इतना बड़ा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के लिए स्टाइल डिफाइन करेंगे। अगेन सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे डिफाइन करना है, तो उसका स्टाइल मैं यही इनलाइन स्टाइल डिफाइन कर लूंगा, डॉट बॉक्स, है ना। देखिए हमको क्या क्या डिफाइन करना है, मान लीजिए विड्थ डिफाइन करना है, मैंने बोल दिया 200 पिक्सल्स, है ना। या सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर करते हैं ताकि ऑलरेडी दिखे कि ये अभी यहाँ पर चल क्या रहा है ना। और इसका एक बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट सा कलर दे देते हैं, मान लीजिए ज्यादा लाइट भी ना हो, लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू दिख गया। देखिए क्या हुआ, चारों तरफ इसके आपको दिख रहा है जो पहले से बेसिकली बॉर्डर मार्जिन पैडिंग है वो सब दिख रहा है। तो विड्थ हमने 200 पिक्सल लगा दिया। हाइट भी मैं इसका लगा देता हूँ, मान लीजिए 200 पिक्सल। बड़ा सा बॉक्स हो ताकि हमको क्लियरली चीजें देख पाए। अब इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक नंबर इसको छोटा कर लेते हैं, 200% पे मेरे को ऐसा ये दिख रहा है। थोड़ी सी पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं ताकि कोने कोने में चीजें ना जाएं, मान लीजिए 20 पिक्सल्स की, है ना। और साइज में बोल देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, है ना। एक बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं। बॉर्डर मान लीजिए 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, है ना। थोड़ा सा राउंड हमारा हो गया, और थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, मान लीजिए 10 पिक्सल्स। तो ये मेरा बॉक्स हुआ। जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी हम ये जो भी चीजें डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ इसको सुंदर करने के लिए कर रहे हैं, इसका बॉक्स शेडो से कोई मतलब नहीं है ना। फॉन्ट साइज क्या होगा, मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। टेक्स्ट मेरा बड़ा हो गया। देखिए हमने क्या किया है इसके अंदर, अगर आप वापस जाकर देखेंगे जहां हम लगा रहे थे, अगर हमको टेक्स्ट को एकदम बीच में करना था, देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर में दे सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, क्या होगा, हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको वर्टिकली भी सेंटर में करना चाहता हूँ तो क्या करूँ। देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, शायद किसी ने कल या परसों में क्वेश्चन पूछा था, हमने कहा था ये आगे चल के हम कवर करेंगे फ्लेक्स में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, मोहित यस जी सर, ने, मैंने पूछ देता हूँ। अच्छा हाँ रोहित जी, हाँ ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है इसके अंदर, जबकि कंटेंट मेरा कुछ नहीं है ना। कंटेंट हमने कुछ ऐड नहीं किया है, पर मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और बोला इसके अंदर जो भी है उसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, सॉरी वर्टिकली भी सेंटर कर दीजिए लाइन आइटम्स यूज करके, और हॉरिजॉन्टली भी सेंड कर दीजिए जस्टिफाई कंटेंट यूज करके। जबकि इसका चाइल्ड हमने डिफाइन क्या किया है, चाइल्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। तो क्या आ जाएगा बीच में, वर्टिकली भी सेंटर में और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट ही आ जाएगा। तो अभी अगर मैं टेक्स्ट लाइन को हटा करके यहाँ सबसे पहले कर देता हूँ डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले को हम कर देते हैं फ्लेक्स, है ना।
अभी हमने डिस्प्ले को फ्लेक्स किया है, यहीं पर है। सबसे पहले हम वर्टिकली अगर अलाइन करना चाह रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, अलाइन कंटेंट। इसको मान लीजिए मैंने बोल दिया सेंटर, तो क्या होगा देखिए, वर्टिकली जो है ये सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, अलाइन आइटम्स, माफ कीजिएगा, अलाइन आइटम सेंटर किया मैंने तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टली भी बीच में आ जाएगा। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, बॉक्स के एकदम सेंटर में आ गया। तो कभी भी आपको किसी भी डिव के अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेंटर करना है, तो ये 3 लाइन आप लिख सकते हैं। पहले उसको फ्लेक्स बना दीजिए, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी वर्टिकली भी सेंटर, सॉरी वर्टिकली भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर। कवलजीत जी मैं मौका दूंगा एक बार, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में मौका दूंगा आपको क्वेश्चन पूछने का। तो ये इतना बेसिकली हमने कर लिया। आप हैंड रेस छोड़ सकते हैं ताकि मुझे बाद में याद रहे, है ना। तो इतना हमने छोड़ लिया, बॉक्स मेरा बन गया। अब हम आते हैं एक्चुअल चीज पर। एक्चुअल चीज हम देखना क्या चाह रहे थे, एक्चुअल चीज हम देखना चाह रहे थे बॉक्स शैडो। तो अब मैं डिफाइन करना शुरू करूंगा बॉक्स शैडो। तो मान लीजिए मैंने डिफाइन किया बॉक्स शैडो, हमने क्या कहा था, 3 साइजेस हैं। अभी मैं तीनों को क्या कर देता हूँ, 10 10 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ, है ना। और एक मैं दूंगा कलर, जो हम दे रहे हैं RGBA। मान लीजिए फिलहाल हम क्या दे देते हैं, 10 10 10। ये RGBA में क्या होता था, 0 से 255 तक वैल्यूज होते थे, 10 10 10। एंड मान लीजिए यहाँ पर लास्ट हमको देना है 0.5, है ना। देखिए क्या हुआ, शेडो आपको क्या ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं कॉल में क्वालिटी कैसी होगी, पर शेडो हमको यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोल लेते हैं हमारे इंस्पेक्ट बॉक्स में, और चीजों को जो हमको छेड़ना है इसके अंदर यहाँ डायरेक्टली आकर छेड़ेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा क्या चीज चेंज करने से, ये जो 4 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की हैं, इसमें क्या चेंज करने से क्या हो रहा है ना। देखिए ये आ गया बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कलर से तो हमको एनीवे ये समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये शेडो का कलर है। अभी मैंने 10 10 10 डिफाइन किया है, ये क्या होता है, RGB। मान लीजिए मैं रेड को क्या कर देता हूँ, रेड को मैं कर देता हूँ 255। देखिए जैसे ही मैंने रेड को 255 कर दिया, तो ये जो मेरी शेडो है इसका कलर क्या हो गया है, एकदम रेडिश हो गया है। ये जो 0.5 मैंने डिफाइन किया है, ये क्या है, ये होती है ओपेसिटी RGBA में, है ना। या ए का मतलब क्या है यहाँ पर, अल्फा। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो शेडो और ज्यादा डार्क हो जाएगी, है ना। देखिए शेडो और ज्यादा डार्क हो गई है। मैं इसको 0.1 कर दूंगा तो बहुत ही लाइट शेडो अभी एकदम दिख ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा डार्क आपको, कितनी ज्यादा ओपेसिटी चाहिए, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। RGBA का तो मतलब हमको समझ आ गया, यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा कलर है। इसमें आप जो भी RGBA फॉर्मेट में कलर देंगे, उसके साथ में ओपेसिटी देंगे, वो हो जाएगा मेरा कलर ऑफ द शेडो। अब उसके अलावा ये पहली 3 चीजें क्या है, मान लीजिए जो मेरा 10 पिक्सल्स है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये और ज्यादा फैलता जा रहा है ना। यानी ये जो मेरा शेडो है ये और बेसिकली और ज्यादा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, और ज्यादा फैलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये है ब्लरिंग के लिए, ऐसा भी हमको लग रहा है। हम वापस जाकर अपने नोट्स में देखेंगे कि एक्चुअली क्या चीज किसके लिए यूज हो रही है। ये दूसरे वाला जो 10 जो है, इसको मैं बढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकली जो शेडो है वो नीचे मूव करती जा रही है। मैं देखिए और बढ़ाता हूँ उसको, मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ शेडो नीचे की तरफ और मूव करती जा रही है। तो वर्टिकली आपको कितनी दूर चाहिए, ये आप डिफाइन करते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में। अगर पहले वाला आर्ग्यूमेंट में बढ़ाना शुरू करूं तो क्या लग रहा है, देखिए पूरा का पूरा राइट शिफ्ट हो रहा है पीछे से शेडो। तो हमको तीनों चीजें समझ आ रही हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है कि कितना राइट में चाहिए, क्योंकि देखिए शेडो अगर किसी चीज के एग्जैक्टली पीछे होगी, 100% पीछे होगी, तो दिखाई नहीं देगी। जैसे कई बार ही बोलते हैं ना कि 12 बजे जब आप सड़क पर चल रहे हो तो अपनी शेडो दिखाई नहीं देती, क्यों, क्योंकि जो आपकी शेडो है वो एकदम आपके पैरों के अंदर चली जाती है जब सूरज एकदम सर पे है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, अगर किसी चीज की परछाई मुझे देखनी है और मैं एकदम टॉप से उस पर लाइट मारूंगा तो परछाई मुझे दिखेगी ही नहीं, क्योंकि चीज के पीछे ही उसकी परछाई चली जाएगी, है ना। तो हमको ये बताना है कि कितना थोड़ा सा, मान लीजिए अपने लेफ्ट साइड से आप टॉर्च मारेंगे कि जो मेरी जो भी शेडो है वो थोड़ी सी राइट में मूव हो रही है, थोड़ी सी नीचे मूव हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा ब्लर हो रही है। अब देखिए नीचे वाली को और हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ब्लरनेस उसकी बढ़ती जा रही है ना। जितना ज्यादा थर्ड हम बेसिकली जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो दे रहे हैं, उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और लास्ट हो गया कलर। तो एक बार वापस आकर इसको देख लेते हैं। हमारे नोट्स में देखिए हमने क्या क्या बोला है, बॉक्स शेडो का हमारा जो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है, जो सिंटेक्स है वो क्या है, सबसे पहले है एच ऑफसेट। एच ऑफसेट का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट ऑफ द शेडो। ये हमने देखा है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा था। आप इसको क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे तो लेफ्ट की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो आप इसको लेफ्ट या राइट कुछ भी मूव करा सकते हैं। सिमिलरली वी सेकंड वाला क्या है, वर्टिकल ऑफसेट। ये भी हमने देखा, ये पॉजिटिव में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, नेगेटिव देंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तीसरा क्या है, तीसरा है ऑप्शनल ब्लर, यानी ब्लर रेडियस ऑफ द शेडो, कितना ज्यादा ब्लर करना है, ये भी हमने देख लिया। चौथा क्या है, स्प्रेड रेडियस ऑफ द शेडो, कितना ज्यादा स्प्रेड करना है। तो ब्लर में बेसिकली क्या होता है, वो चीज ब्लर होती जाती है, स्प्रेड में क्या होता है, फैलती जाती है। दोनों में से एक यूज करना है, दोनों यूज करना है, आप अपने आप इसको ठीक से ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
कलर ऑफ द शेडो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप शेडो को बेसिकली ब्लैक इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी 000 इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शेडो को किस कलर में देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शेडो आपको ब्लैक नहीं चाहिए, जैसे भी समझाने के लिए आपको मैंने ब्लैक नहीं दिखाया, मैंने क्या दिखाया, शेडो को रेड दिखाया, है ना। तो आप कोई सा भी कलर यहाँ शेडो में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी कवलजीत जी, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे थे। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार कवलजीत जी, बताइए। अ, सर, मुझे टेस्ट के लिए समझ में आया, तीन हमने वैल्यू यूज की है, डिस्प्ले फ्लैश के साथ अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट। हाँ तो सेम ऐसे ही यही तीनों वैल्यूज लगा के हम जो डिव बनाया आपने, उसको डिव डिव को बॉडी के सेंटर में लाते हैं, तो सेम हाँ, यही प्रोसेस रहेगा। बिल्कुल। आपको किसी भी पेरेंट के सेंटर में चीजों को लाना है, उसके चिल्ड्रन को सेंटर में लाना है। पर यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ही चाइल्ड होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो अलाइन आइटम्स क्या करेगा, उन सारे चाइल्ड्स को सेंटर में ले आएगा। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, उन सबको हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आएगा। बट वो बिल्कुल आपके डिव के सेंटर में तभी दिखेंगे जब उसका एक ही चाइल्ड हो, है ना, तभी वो लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेसिंग रख पाएगा। अदरवाइज जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, उसके दोनों साइड कुछ कुछ स्पेस छोड़ेगा। दो तीन आइटम्स होंगे तो वो सारे सेंटर हो जाएंगे। तो सेंटर तो होंगे, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपको एग्जैक्टली सेंटर पे चाहिए तो सिंगल चाइल्ड होना चाहिए। सर, यही दिक्कत आ रही थी जब मैंने सेंटर डिव को बॉडी में किया, तो जब हम्म उसके बाद फुटर लगाया तो फुटर नीचे नहीं जा रहा था, उसके साथ अटैच हो रहा देखिए इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है ना, उसका साइज इनफ नहीं है। आपको बॉडी का हाइट डिफाइन करना चाहिए। अगेन अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है जहां पर आप ट्राई कर रहे थे, प्लीज उसका जो भी आपने कोड लिखा है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर जो पोर्टल है वहां पर पूछिए, वहां डेफिनेटली हमारी टीम और मैं आंसर कर रहे होंगे, है ना। था। ओके पर सर। यहाँ कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया। अगर सिंगल आइटम है, कितने भी आइटम्स हैं, आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अलाइन आइटम्स उनको क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर करेगा। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा। तो आइडियली वो कहाँ हो जाएंगे, दोनों ही आपकी दो ही एक्सेस हैं, दोनों ही एक्सेस पे वो सेंटर में आपको मिल जाएंगे। आंचल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था सर, एवरी कलर का खुद का एक यूनिक कोड है, लाइक आपने ब्लैक के लिए 000 बोला हुआ है। आप स्टार्टिंग क्लास में थे जब हमने आरजीबीए पढ़ा। यस हेलो। सर। यस सर, थी सर। हाँ तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ। आरजीबी का यही मतलब है, कोई भी कलर आप मिक्स करके बना सकते हैं इन तीन कलर से। हमने कलर थ्योरी पढ़ा था, एक बार वापस जाकर रिवाइज कीजिएगा, है ना। वीकेंड इसलिए था रिवाइज करने के लिए। नोट्स में जाकर देखिएगा, एक कलर थ्योरी नाम की स्लाइड थी जहां हमने समझाया था कि सिर्फ रेड ब्लू ग्रीन ये तीन कलर्स को यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। और उनका कितना कितना परसेंटेज लेना है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग तरह होता है। हेक्स में आप हैश लगाकर देते हैं, उसके बाद हेक्स नंबर देते हैं। आरजीबी में आप 0 to 255 वैल्यू दे रहे होते हैं। आरजीबी ए में लास्ट वैल्यू आपका बेसिकली अल्फा का होता है जो 0 to 1 वेरी करता है। बट ये पहले तीनों कलर जो हैं, ये पहला आर के लिए है ना। ये कौन कौन से कलर हैं, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ग्रीन। और इनकी वैल्यू कहाँ जाती है, 0 to 255 तक जाती है। यानी अगर आप इसकी वैल्यू 255 रखेंगे तो ये रेड मोस्ट रेड होगा, 0 रखेंगे तो रेड का कॉम्पोनेंट 0 होगा। आप कोई भी कलर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। महेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर एक जनरल क्वेश्चन है हम्म, ना। अभी यहाँ पे ब्लर और स्प्रेड दोनों ऑप्शनल है, हम्म। तो मैंने एक नंबर दिया तो कैसे डिसाइड होगा कि वो ब्लर के लिए है स्प्रेड के लिए है? अगर एक दिया तो जो पहले होता है जनरली वो कंसिडर होता है। मैं एग्जैक्टली स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए स्प्रेड भी ऑप्शनल देना है तो उस केस में आपको हम्म, ब्लर 0 डिफाइन करना पड़ेगा, ब्लर का कोई वैल्यू डिफाइन ओके। करना पड़ेगा, है ना। हाँ, पर एक बार स्पेसिफिकली इस केस में आप सर्च करिएगा कि किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगेन ये काफी गूगलेबल इजी क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। अनीश जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हम्म हाँ ये सर, ये जो आपने एच ऑफसेट वी ऑफसेट लिखा हुआ है, चीज मतलब मैंने बहुत जगह मतलब लिखा हुआ देखा है, इसका मतलब क्या होता है? एच ऑफसेट और वी ऑफसेट। हाँ यस सर। देखिए मैंने अभी बताया ना, हमने चला के भी देखा। एच ऑफसेट में क्या होता है, चीज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं आप, यानी एच का मतलब है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली अपने सेंटर से वो कितना मूव करेगी, एच ऑफसेट है। वर्टिकली अपने सेंटर से कितना मूव करेगी, ये वी ऑफसेट। अच्छा, फर्स्ट वाला वैल्यू एच ऑफसेट है। जी। जैसे अच्छा सिंटेक्स में ठीक। हमने दिखाया, पहला एच ऑफसेट है, दूसरा वी ऑफसेट है, उसका ब्लर स्प्रेड जो कि ऑप्शनल है, और लास्ट है हमारा कलर। अच्छा भास्कर ठीक जी। है, थैंक यू। सर, जो आपने विड्थ और हाइट डिफाइन की बॉक्स की, हाँ। उसके बाद शेडो आ रहा है, तो शेडो हम्म जो है वो उस विड्थ हम्म और हाइट में रिस्ट्रिक्ट रहेगा क्या? मतलब उस आपकी आवाज कट कंटेनर रही है का भास्कर जी। विड्थ और हाइट उसके साथ डिफाइन हो रहा है क्या? आपकी आवाज कट रही थी भास्कर जी। मैं क्वेश्चन रिपीट सर, करता हूँ, मैं मुझे पूछना क्या चाह रहा समझ था। आया। आप ये पूछ रहे हैं अगर मैंने किसी बॉक्स की हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी है
तो जो शेडो है वो उसके अंदर आएगा या उसके बाहर आएगा, राइट? राइट, अगर एक और मैं बॉक्स डिफाइन करूं तो शेडो उस दूसरे बॉक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा क्या विड्थ और हाइट बिल्कुल बेसिस पे? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो जो आपका शेडो है वो जगह नहीं लेता है ना? तो अगर मान लीजिए इनलाइन एलिमेंट्स होते, अभी तो हम इसके राइट में एलिमेंट कोई लगा नहीं सकते, मान लीजिए नीचे लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना शेडो होगा उतना वो जगह लेता रहेगा। देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का, आप यहाँ पर आइए इसके बॉक्स मॉडल में, है ना, और इसके बॉक्स मॉडल को सेलेक्ट करके देख लीजिए कि बॉक्स मॉडल सेलेक्ट करने पे कितनी चीजें सेलेक्ट हो रही है। तो देखिए मार्जिन तक भी, अगर आप बॉर्डर तक भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो बॉक्स का साइज जो है वो इतना ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ भी बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बॉक्स का साइज इतना ही दिखा रहा है। अगर ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर काउंट हो रही होती तो जब भी मैं बॉक्स पर होवर करता तो क्या होता, वो पूरा का पूरा एरिया मुझे इतना, जहां तक बेसिकली मान लीजिए जो शेडो आ रहा है वहां तक ही हमको सिलेक्टेड दिखाता, वो सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब बॉक्स यहाँ पर इतनी जगह ले रहा है। बाकी ये क्या होगा, अब वो देखना पड़ेगा आपको जेड इंडेक्स किसका ज्यादा है कम है, किस तरह से शेडो इंटरैक्ट करेगी, पर ये बाकी आपके जो भी आसपास के पेज के एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर रही होगी। महेश जी मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप अपना क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राइट? सॉरी सर, लो द हैंड। नो नो वरीज नो वरीज। हिना जी आपने माइक ऑन किया हुआ है काफी देर से, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, आपने हैंड रेज नहीं किया है, बट अगर आपका माइक आपने जानबूझ के ऑन किया है तो पूछ लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती से अनम्यूट कर लिया, इनको मैं म्यूट कर देता हूँ फिलहाल। एंड काफी सारे यहाँ पर डाउट्स हो गए हैं, अच्छे अच्छे डाउट्स हो गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एकदम सुपर एडवांस लेवल में हम घुस गए हैं। हम अब देखेंगे कि सीएसएस में कैसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, है ना। फंक्शंस का क्या मतलब है, अभी देखिए जिन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग अभी नहीं पढ़ी है, पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, उनको ये थोड़ा कम समझ आएगा। बट एक बार जब हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शंस को समझेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, तब थोड़ा यहाँ पर अच्छा समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लाइट लेंगे, स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ आएगा। जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है और फंक्शंस जानते हैं वो यहाँ पर बेसिकली एट होम फील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शंस हम एक्चुअली ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, बस हमको पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से फंक्शंस हमने यूज किए हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर कौन सा है, फंक्शन का एग्जांपल क्या है, सबसे पहला फंक्शन का एग्जांपल है RGBA, जो जस्ट अभी पिछले एग्जांपल में हमने यूज किया। ये हम कैसे कॉल कर रहे हैं, देखिए नॉर्मली भी फंक्शन जब आप कॉल करते हैं ऑलमोस्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स हमारा हमेशा सेम रहता है। क्या, आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो मान लीजिए इस केस में क्या है, मान लीजिए RGBA है ना, उसके बाद दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, इससे आपका फंक्शन कॉल होता है। बहुत सारे फंक्शंस कुछ कुछ वैल्यूज लेते हैं एज इनपुट, जिनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर भी देखिए हमने क्या किया है, हमने बोला RGBA, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 4 आर्ग्यूमेंट्स इसको दिए हैं, ब्रैकेट बंद किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये RGBA एक्चुअली एक फंक्शन है ना। तो आप कोई भी फंक्शन यहां पर कॉल कर सकते हैं। पहले फंक्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सीएसएस में फंक्शन का मतलब क्या है। तो सीएसएस फंक्शंस आर स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन और कैलकुलेशन, ये किसी ऑपरेशन या कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। एंड दे रिटर्न वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड इन सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसी चीजें रिटर्न करते हैं जो जनरली आप एज सीएसएस प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सीएसएस फंक्शन हम बना ही उसलिए रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कौन कौन से फंक्शन देख रहे हैं, देखिए RGBA क्या रिटर्न कर रहा है, RGBA हमको पता नहीं क्या रिटर्न करता है, बट जब हम इसको कलर की जगह रख देते हैं तो ये जो भी वहां से रिटर्न कर रहा है वो कलर की जगह चल जाता है। हमको पता है हम उसमें क्या देते हैं, हम उसमें रेड ब्लू सॉरी हाँ रेड ब्लू और ग्रीन RGB, राइट, सॉरी रेड ब्लू, अरे यार रेड ग्रीन एंड ब्लू है ना, सॉरी। तो रेड ग्रीन एंड ब्लू का हम 0 to 255 पास करते हैं, लास्ट हम अल्फा पास करते हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर पास कर रहे होते हैं, और ये उन्हें किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देता है। अंदर ही कैलकुलेशन क्या कर रहा है हमको नहीं पता, बट एक ऐसी चीज को रिटर्न कर देता है जो एज कलर यूज हो सकती है। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स क्या है फंक्शंस के, फंक्शन का एक एग्जाम्पल है कैलसी, है ना। ये क्या कर रहा है कैलसी, इसमें आप 2 अलग अलग यूनिट्स को पास कर सकते हैं और वो यूनिट को ये ऐसे में कन्वर्ट करके आपको देता है कि आप कहीं पर भी साइज में उसको यूज कर सकें। देखिए हमने कैलसी में यहाँ पर क्या यूज किया है, 10 पिक्सल्स प्लस 2। अब इस बार हमने क्या दे दिया, ये VW हम किस लिए यूज करते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ। तो यानी 2 अलग, अभी तक हमने सिंगल टाइप की यूनिट्स को देकर देखा था, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग यूनिट्स पास कर रहे हैं। एक हमने पास कर दी पिक्सल और एक हमने पास कर दी बेसिकली व्यू पोर्ट का विड्थ। और ये कैलसी क्या कर रहा है, ये कैलसी इनको ऐड भी कराएगा, वैसे तो हमने यहाँ प्लस ही कॉल कर दिया, ऐड भी कराएगा, एक ऐसी रेलेवेंट यूनिट में इसको कन्वर्ट करके वापस रिटर्न करेगा कि पैडिंग में वो डायरेक्टली यूज हो सके। एक फंक्शन जो हमने ऑलरेडी यूज किया है वो क्या है, यूआरएल में हम डायरेक्टली जब हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे थे किसी भी चीज का पाथ दे देते थे, और ये पाथ किस तरह से इमेज के लोकल पाथ में कन्वर्ट होता है या पाथ में कन्वर्ट होता भी है या नहीं, ये इमेज में किस तरह से चल जाता है, हमको अभी इस चीज के अंदर डीप डाइव नहीं करना है। हमको बस ये समझना है कि यहाँ पर सीएसएस में फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली इस तरह से काम करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे, हमने देखा यूआरएल का एग्जाम्पल, हमने देखा RGBA का एग्जाम्पल, हमने देखा कैलसी का एग्जाम्पल,
है ना। तो देखिए इस तरह के फंक्शंस और भी बहुत सारे होते हैं जो हम टाइम टाइम पर अभी आगे यूज करेंगे, हम जब मीडिया क्वेरीज के अंदर जाएंगे वहां पर भी हम देखेंगे। बट आपको ये समझना है, अगर कोई बोले कि यार सीएसएस में फंक्शंस होते हैं नहीं, तो उस पर हंसना नहीं है कि अरे भाई सीएसएस में तो हम खाली स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं, सीएसएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है जो उसके अंदर फंक्शंस होंगे। देखिए फंक्शंस होते हैं, इनका जो यूज है वो एकदम बेयर मिनिमम है, बहुत ज्यादा हम इनको यूज नहीं करते हैं। बट आपको ये समझना है कि किसी किसी जगह पर आप इन फंक्शंस का यूज करते हैं और वो फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। इस बेसिकली यहाँ पर मैं अभी आपको इतना एग्जांपल देना चाह रहा था, जब हम आगे चल के रिएक्ट पढ़ेंगे वहां पर हम वापस एक बार सीएसएस फंक्शंस को रिविजिट कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इन सीएसएस फंक्शंस को हम यूज कैसे करते हैं। जैसा हमने देखा सीएसएस फंक्शंस, इसी तरह की एक और चीज है जो कि है सीएसएस वेरिएबल्स। अब ये सीएसएस वेरिएबल्स क्या है? देखिए ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली जब आप बड़ी अगर इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो वहां बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है सीएसएस वेरिएबल्स। अब सीएसएस वेरिएबल को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से यूज होता है, उसके बाद समझेंगे कि हम इसको कैसे कहां पर यूज कर सकते हैं, है ना। आजकल जो इसका सबसे बड़ा यूज है सीएसएस वेरिएबल्स का, वो है वेबसाइट थीम्स में। जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद आकर रिविजिट करेंगे और हम समझेंगे कि थीम्स में कैसे यूज होता है ना। तो सबसे पहले अगर सीएसएस वेरिएबल्स का मतलब समझें, सीएसएस वेरिएबल का क्या मतलब है? ऑल्सो नोन एज कस्टम प्रॉपर्टीज आर एंटिटीज डिफाइंड बाय सीएसएस ऑथर। सीएसएस ऑथर कौन है? सीएसएस ऑथर है आप, जो बेसिकली वो स्टाइल शीट को डिफाइन करते हैं। दैट कंटेन स्पेसिफिक वैल्यूज टू बी रीयूज्ड थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट। तो यहां बस आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको एज अ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वेरिएबल इज नॉट अ वेरिएबल इन द ट्रू सेंस। अगेन जब आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहां वेरिएबल का आप ये मतलब समझते हैं कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यूज बार बार चेंज हो सके, है ना। जो हम मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ द वीक पढ़ रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शायद वेरिएबल्स ही देखेंगे किसी भी लैंग्वेज में। बट यहाँ वेरिएबल का क्या मतलब है? यहाँ वेरिएबल को अगेन जो लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं, आप थोड़ा सा इसको कॉन्स्टेंट मानकर चलिए, है ना। ये वेरिएबल नहीं है, दीज आर मोर लाइक कॉन्स्टेंट्स, जिनका मतलब क्या है? आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक जनरल नाम दे रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी जो आप 10 जगह बार बार वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि यार मेरी पैडिंग ना 10 पिक्सल्स है, मैं जहां भी डिफाइन करूंगा 10 पिक्सल्स पैडिंग डिफाइन करूंगा। अब आपके प्रोजेक्ट में जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है वो 1000 बार, 2000 बार, 3000 आपने कहीं कहीं पे डिफाइन की हुई है। अब आपको मान लीजिए कोई नया डिजाइनर आया, उसने बोला नहीं हम अपना डिजाइन लैंग्वेज पूरा चेंज कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे? अब हमारा जो बेसिकली पैडिंग है वो 10 पिक्सल्स की जगह मान लीजिए 8 पिक्सल होगा। जाओ जाकर चेंज करके आओ। अब होगा क्या? आप जाएंगे कंट्रोल एफ लगाएंगे उसको, उसके बाद ढूंढते रहेंगे एक एक करके कि 10,000 जगह मुझे जाकर वो चीज चेंज करनी है, क्योंकि मैंने पैडिंग हर जगह 10 पिक्सल मानकर डिफाइन कर दी थी, मैंने हर जगह उसकी वैल्यू को हार्ड कोड कर दिया, यानी उस वैल्यू को एक्जैक्टली डिफाइन कर दिया है। बट अब मैं चाहता हूँ वो वैल्यू चेंज हो जाए। इसी तरह से होते हैं कलर्स। यानी देखिए बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिसमें आप पहले से थीम डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने बोला मेरी हर चीज की बैकग्राउंड व्हाइट होगी, जहां जहां पे भी मैं टेक्स्ट का कलर दूंगा वो मैं ब्लैक दूंगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल थीम। ये मानकर आपने सारी की सारी सीएसएस अपनी चीजों को डिफाइन कर दिया, अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, हर जगह आपने वो डिफाइन कर दिया। अभी नया नया एकदम से डेवलपर आया है, या बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट मैनेजर है वो आया, उसने बोला आज हमारा नया टास्क होगा, एक हफ्ते में हमने प्रॉमिस कर दिया यूजर्स को डार्क थीम हमारी वेबसाइट सपोर्ट करने वाली है। बहुत सारी चीजों में डार्क थीम चल रही है ना। हम तो देखिए अपनी जो पीपीटी है वो भी डार्क थीम में बना रहे हैं, यानी ब्लैक थीम में बना रहे हैं। तो किसी ने बोला डार्क थीम सपोर्ट करनी है। अब क्या होगा? अब पहली बात तो आपको ऐसा मैकेनिज्म देना पड़ेगा कि आप कभी उसको व्हाइट कर सकें, कभी ब्लैक कर सकें, जो भी बैकग्राउंड है उसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज नहीं होगी। जब बैकग्राउंड ब्लैक हो तो टेक्स्ट व्हाइट होना चाहिए, जब टेक्स्ट व्हाइट हो तो बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, और उसमें भी कस्टम कलर्स आपके हो सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में डील कर रहे हैं, है ना। क्या जो ब्लू है वो हो सकता है कहीं पर ग्रीन चाहिए हो आपको, जो ग्रीन है वो कुछ और चाहिए हो। तो इसलिए यहाँ पर मोस्टली यूज किए जाते हैं सीएसएस वेरिएबल्स। यानी आप रादर देन ये डिफाइन करने के कि भाई मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है या मेरा बैकग्राउंड कलर कुछ और है, आप क्या कर सकते हैं? उसको एज अ वेरिएबल सबसे पहले ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ? अपने रूट एलिमेंट में। रूट एलिमेंट क्या है हमारा? HTML। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट एलिमेंट में वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे ऐसे 2 हाइफन्स लगाकर। तो डिक्लेयर कैसे किया जाता है? आप 2 हाइफन अगर लगा देंगे प्रीफिक्स, तो उसको एज अ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता है। यानी आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक नाम रख रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का। अब आपने क्या बोला? मान लीजिए जो हम एग्जांपल दिखाने से हमने बोला हमारा मेन बैकग्राउंड कलर होने वाला है ये 3498 DB, ये हमने डिफाइन कर दिया। हमने क्या किया? पहले 2 हाइफन लगाए हैं, मेन कलर बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया। अब देखिए उसके बाद जहां जहां पर भी हमने इसको यूज किया है, अब जहां मुझे बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना था, मैंने कलर उठाकर नहीं डाला, मैंने बोला वैर। ये अगेन क्या हुआ? एक सीएसएस फंक्शन जो भी जस्ट हम पहले पढ़कर आए थे। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अब अगर आपको यूज करनी है, देखिए डिफाइन करते हुए कोई फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा, डिफाइन करते हुए हमने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया। बट जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है तो आप क्या करेंगे? आप डिफाइन कर रहे होंगे वैर, उसके बाद लगाएंगे 2 ब्रैकेट्स और अंदर पास कर रहे होंगे नाम। तो रन टाइम पर ये क्या कर रहा होगा? मान लीजिए हमने बैकग्राउंड कलर लिखा है,
बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, ये जो वैल्यू है, ये वैर फंक्शन क्या करेगा, जाकर ढूंढेगा मेन बैकग्राउंड कलर रूट एलिमेंट में कहां पर डिफाइंड है, उसकी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू को उठाएगा यहाँ पर लाकर रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ जहां मुझे मेन बैकग्राउंड कलर दिखाना था मैंने वही दिखाया, मेन टेक्स्ट कलर दिखाना था वहां मैंने फिर से वेरिएबल यूज किया, पैडिंग मेरे को कितनी देनी है ये मैंने एज ए वेरिएबल यूज किया। सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, सेकेंडरी टेक्स्ट कलर क्या होगा, अभी आप लोगों ने, मुझे पता नहीं, जो लोग मान लीजिए थोड़ा बहुत आईफोन यूज करते हैं उन्होंने देखा होगा, अभी एप्पल का बड़ा मतलब हल्ला हो रहा है, जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट इनका आने वाला है उसमें पहली बार इन्होंने थीम सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ना। मतलब एंड्रॉइड में मैं जब शायद 2009 में मैंने पहला फोन लिया होगा तब से शायद वो सपोर्टेड है, अभी एप्पल में वो आ गया है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड थीम के हिसाब से सारे के सारे एप्स अपने जो कलर हैं, अपने जो आइकन के कलर हैं, सब चेंज कर रहे हैं। तो वो सब कैसे हो पा रहा है, वो सब इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स की वजह से हो पा रहा है। मैं अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां सीएसएस यूज हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिमिलर काम है क्या, कि आप थीम को एक जगह बस डिफाइन करें। अब क्या होगा, अब मान लीजिए एक बार आपने डिफाइन कर दिया, आपने उसके बाद पूरी की पूरी ऐप में हर जगह बैकग्राउंड कलर जहां भी आपको डिफाइन करना था, आपने मेन बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया, सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया, टेक्स्ट कलर डिफाइन किया, पैडिंग डिफाइन किया, बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया, सब आपने डिफाइन कर दिया है। अब अगर आपको अपना मेन बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको सिर्फ इस एक लाइन में यहां पर आकर चेंज करना पड़ेगा, और ये जहां जहां भी यूज हुआ है वहां वहां अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी रन टाइम पर, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वेरिएबल का बेसिक हमको मतलब समझ आया होगा, क्या कि हमको जो भी चीज बहुत बार यूज करनी है, रीयूज करनी है, उसको बार बार सेम वैल्यू ना लिखने के बजाय हम उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करें, ताकि अगली बार जब हम उसको चेंज करना हो तो हमको सिर्फ एक लाइन जाके चेंज करना पड़े, पूरे कोड में आपके जो फिंगरप्रिंट है, आपके जो पैर के निशान है, वो पूरे के पूरे कोड में ना चले जाए, है ना। देखिए बहुत बड़ी कंसर्न होती है, अभी आप लोगों ने गिट पढ़ा नहीं है, जब हम गिट पढ़ेंगे तो ये समझेंगे। बट कंपनी में क्या होता है, मतलब बड़ा फनी है कि मान लीजिए कहीं कोड में बग आ गया, अब वो बग असाइन किसको होगा, है ना। लोग आते हैं टीम में काम करते हैं चले जाते हैं, बहुत छोटे समय के लिए भी काम करते हैं। आप जब एक, मैं अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में किसी कोड बेस में काम कर रहा हूं, तो उसमें ऐसा होता है कि 1000 लोगों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कंपनी में ही हैं पर वो टीम छोड़कर चले गए हैं या कंपनी भी छोड़कर चले गए हैं। तो तरीका ये होता है, आप सबसे पहले ढूंढते हैं बग कहाँ है ना। वो कोड समझ आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद गिट का एक फीचर होता है जिसका नाम ही गिट ब्लेम है ना, कि किसको ब्लेम करें, ये जो बग आया है ये ब्लेम किसके ऊपर करें। तो आप देख सकते हैं एक एक लाइन कोड की किसने चेंज की हुई है। आप ब्लेम में जाकर उसका नाम ढूंढते हैं, उसका ईमेल एड्रेस ढूंढते हैं, उसके बाद कंपनी की डायरेक्टरी में जाते हैं, उस पर्सन को ढूंढते हैं, वो कहाँ आएगा, टीम में ही है। तो आपके मजे आ गए कि भाई किसी ने टीम में ही ये बग पैदा किया है, सीधे बग उसके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे, आपका काम हो गया। अब अगर वो आदमी टीम में नहीं है तो दूसरी टीम में ढूंढा जाता है, वो कंपनी छोड़कर चला गया तो उसके मैनेजर को ढूंढा जाता है, उसके टीममेट्स को ढूंढा जाता है कि भाई ये बग है, ये आप देख लीजिए। अगर आपने सीएसएस वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए तो जब आपको मिलेगा टास्क बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तो 10,000 लाइनों पे आपका नाम आ जाएगा। अगर किसी ने किसी लाइन में जाकर एक स्पेस भी ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, जो भी मोस्ट लेटेस्ट ऑथर ने उसको एडिट किया है उसका नाम वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए लोग मास एडिट करने से डरते हैं बड़े बड़े कोड बेसिस में। अगर किसी ने बोल दिया भाई सारी इंडेंटेशन जाकर चेंज कर दिए, 4 स्पेस से 2 स्पेस चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, पूरे के पूरे कोड का फिंगरप्रिंट आप हो गए, उसके जिम्मेदार आप हो गए। इसके बाद अब जो भी बग आएंगे उस सबके जिम्मेदार आप हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो, आप सडनली 200-300 बग के मालिक ना बन जाए, जाते हैं ना, सबसे अमीर ना बन जाए अपनी कंपनी में जाकर के, और सबसे ज्यादा बग्स आपके नाम पर हो, है ना। तो अमीरी क्या है, फीचर्स में होनी चाहिए, बग्स में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक चीज आपने डिफाइन की है और वो हर जगह पर इस्तेमाल होगी। जब आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी तो एक ही जगह वैल्यू चेंज करके काम चल जाएगा। अब एक बार हम इसको प्रैक्टिकली चलाकर भी देख लेते हैं कि जो सीएसएस वेरिएबल है, अगर मान लीजिए हमको डिफाइन करना हो, हमको इसको यूज करना हो, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, है ना। तो बॉक्स शैडो को मान लीजिए मैं बंद कर देता हूँ, एक नया फाइल हम यहाँ पर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं, अच्छा ये तो बाहर बन रही है, बाहर नहीं बनाना है वैसे तो। एक्चुअली फोल्डर हमने ठीक से मेंटेन किए नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी सिलेक्टर के अंदर ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेरिएबल्स डॉट HTML, है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे CSS वेरिएबल्स, ऊपर की 2 लाइन में हटा देता हूँ, यहाँ हम बोलते हैं CSS वेरिएबल्स। ठीक है, स्टाइल भी यहीं पर हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हम डिफाइन कर रहे हैं HTML रूट एलिमेंट में, है ना। HTML एलिमेंट में हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, देखिए खुद समझ रहा है, इतना स्मार्ट हो चुका है ये। CSS वेरिएबल्स क्योंकि हमने ऊपर लिखा है तो कह रहा है अच्छा वेरिएबल इस बार डिफाइन करना चाह रहे हैं, चलिए वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। चलिए जो ये बोल रहा है हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या मेन बैकग्राउंड कलर इसने कुछ व्हाइटिश यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। कलर हम ये नहीं मानेंगे, कलर मान लीजिए हम कुछ और डिफाइन कर लेते हैं, ये रेड डिफाइन कर लेते हैं। मेन टेक्स्ट कलर ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट कलर मान लीजिए हम डिफाइन कर लेते हैं अपना ब्लू, है ना। तो हमने 2 वेरिएबल मान लीजिए डिफाइन कर लिए हैं, मेन बैकग्राउंड कलर, मेन टेक्स्ट कलर। अब मैं बॉडी में आता हूँ, मान लीजिए मल्टीपल डिव्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, है ना। डिव डॉट बॉक्स, है ना। मान लीजिए यहाँ मैं दे देता हूँ बॉक्स 1, और हम यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4।
और इनको हम डाल लेते हैं एक और डिव में जिसका नाम है कंटेनर। ये चारों के चारों बॉक्सेस मैंने उठाए और हमने इनको कहाँ डाल दिया, कंटेनर के अंदर। अब ये दिख क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट भी नहीं दिया और फाइल अभी वो वाली खोली ही नहीं है। तो मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। इसको हम कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ये आ गए हमारे बॉक्सेस, कितने सुंदर कितने प्यारे बॉक्सेस हैं, है ना। अब हम देते हैं अपने कंटेनर की थोड़ी CSS। देखिए थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा हर बार, क्योंकि बेसिक चीजें हमको हर बार कंटेनर के अंदर भी डिफाइन करनी पड़ रही है। मान लीजिए सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड कलर ही लगा देते हैं। यहाँ हम क्या देंगे, वेरिएबल हमने यूज कर लिया, क्या, वेरिएबल मेन बैकग्राउंड कलर। मैंने जैसे ही अपने ये देखिए यहाँ कंटेनर में बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया, क्या हुआ, यहाँ पर मेन बैकग्राउंड कलर आ गया है ना। अब इस मेन बैकग्राउंड कलर के साथ मान लीजिए मैं एक और डिफाइन कर लेता हूँ, मेन बॉक्स कलर, है ना। ऐसे ही मैं कोई भी कलर डिफाइन कर रहा हूँ, ये मान लीजिए हम ग्रीन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो 3 कलर हमने यहाँ पर डिफाइन किए। कंटेनर डिफाइन हो गया, कंटेनर का हम क्या दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। यही पढ़कर आए हैं, हर चीज में यही लगा देंगे, है ना। थोड़ा सा दे देते हैं इसका पैडिंग, मान लीजिए 10 पिक्सल्स का। और चलिए अभी फिलहाल इतना ही दे देते हैं, है ना। अगला हम क्या देते हैं, अगला हम देते हैं अपना बॉक्स का देना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो हमने यहाँ पर क्लास हर जगह बॉक्स 1 बॉक्स 2 दी है, हम 2 क्लासेस इनको सबको दे देते हैं, एक बॉक्स और एक इंडिविजुअल, है ना। तो ये जो बॉक्स है, पहले हम इसमें आके थोड़ा साइज वगैरह डिफाइन करते हैं ताकि वो सबके लिए सेम हो। तो मैंने डिफाइन कर दिया डॉट बॉक्स। इसका मेरे को विड्थ डिफाइन करना है, मान लीजिए विड्थ दे दिया हमने 50 पिक्सल्स। और हाइट डिफाइन करना है, हाइट भी दे दिया 50 पिक्सल्स। उसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, है ना। मार्जिन भी डिफाइन करना पड़ेगा 5 पिक्सल्स का, ताकि बॉक्सेस थोड़े से अलग अलग लगे। इसका भी टेक्स्ट आपको सेंटर में करना है, इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दीजिए, है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स जो हम अभी लगा कर आए थे, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। देखिए इनका भी ये आ गया है बीच में। अब हम बेसिकली इनको इंडिविजुअली डिफाइन करना शुरू करते हैं। हमने देखिए क्या डिफाइन किया है, एक कलर यहाँ पर डिफाइन किया है और बाकी सब तो ठीक ही है ना। ये जो मेन टेक्स्ट कलर है, ये टेक्स्ट कलर भी मान लीजिए मैं कहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, बॉक्स के अंदर। तो सॉरी, कलर वेरिएबल मेन टेक्स्ट कलर। तो देखिए क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है सडनली क्या हो गया है, ब्लू कलर का हो गया, है ना। वैसे तो इतना भी बहुत है, पर मैं क्या करता हूँ, एक मेन बॉक्स कलर भी यहाँ पर मान लीजिए बॉक्स में डिफाइन कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर मेन बॉक्स कलर, है ना। तो देखिए ग्रीन भी यहाँ पर हो गया, है ना। फिलहाल ये जो 4 क्लासेस में हमने अलग से लिखी थी, इनको हम यूज नहीं करेंगे, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। इतने से ही जो हमको वेरिएबल दिखाना है उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने अभी तक तो मेन बेसिक चीजें डिफाइन की हैं। कंटेनर का भी अगर मैं एक बॉर्डर डिफाइन कर दूं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। अब ये जो ब्लैक है इसका भी मैं एक बॉर्डर कलर यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, है ना। हाइफन हाइफन मेन, मेन वैसे लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेन को लिखना जरूरी है तो कर देता हूँ बॉर्डर कलर #000000। ये क्या हो गया, हमारा ब्लैक हो गया। अब इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने ब्लैक डिफाइन किया है 2 जगह, यहाँ भी हम लगा लेंगे वेरिएबल मेन। अच्छा सॉरी, बॉर्डर कलर हमको लगाना था, बॉर्डर कलर। और ये सेम वेरिएबल में कहाँ लगा दूंगा, यहाँ पर, है ना। देखिए क्या हुआ, अभी हमारा यूआई तो एकदम सिंपल बना है, यूआई में ऐसा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट अगर हम इसको बड़ा करके अब हम आपको दिखाएं, देखिए मान लीजिए अभी तो यहाँ पर ये हमने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, बेसिक चीजें बनाई हैं। ये बहुत लंबा होते जा सकता है, बहुत जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी सडनली कोई आके बोल रहा है कि यार ये जो हमने जहां जहां भी सेकेंडरी बॉक्स कलर डिफाइन किया है, अभी तो एक ही क्लास में अलग अलग जगह भी डिफाइन किया है, इसको ग्रीन से हटाकर आप क्या कर दीजिए, ग्रीन से हटाकर आप ये कर दीजिए कलर जो भी है ना। ये हमने किया। तो देखिए हम मैंने एक्चुअल बॉक्स जो कंटेनर का सीएसएस है या जो बॉक्स का सीएसएस है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने चेंज कहाँ किया है, मैंने चेंज किया है मेन एचटीएमएल में, और वहां से ये कलर चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ। अब ये वेरिएबल जहां जहां बेसिकली लगा हुआ था मेन बॉक्स कलर, अभी यहाँ पर एक ही जगह लगा हुआ था मान लीजिए, बट जहां जहां भी लगा होगा उसका वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कलर मान लीजिए हमको चेंज करना है, टेक्स्ट कलर भी मान लीजिए कंटेनर के अंदर भी कुछ टेक्स्ट है, अभी तक हमने लिखा नहीं है, यहाँ मान लीजिए लिख लेते हैं क्या, दिस इज अ बॉक्स कंटेनर,
है ना। अब ये शुरुआत में इसका एक चाइल्ड ये बन गया, दिस इज अ बॉक्स कंटेनर, बाकी चारों के चारों चाइल्ड ये बन गए, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, कलर वेरिएबल कहाँ है, मेन टेक्स्ट कलर, है ना। ये वाला भी हो गया। अब मान लीजिए टेक्स्ट कलर कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, टेक्स्ट कलर तो हमको एक्चुअली व्हाइट चाहिए, है ना। हमने व्हाइट सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम जो है, सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू जो है वो चेंज किया, और देखिए दोनों जो हमारे बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट कलर डिफाइंड है, यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर डिफाइंड है, दोनों क्या हो गए, व्हाइट हो गए, है ना। आई थिंक यू गेट द जस्ट कि अब क्या है, आप जो भी चीजें इन जनरल चाहते हैं, जो आपके वेबसाइट का एक थीम बना रही हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही हूँ, वो आप क्या करें, वो आप रूट एलिमेंट में एज अ वेरिएबल डिफाइन करें। रूट में डिफाइन करना जरूरी नहीं है, आप पेरेंट में डिफाइन कर सकते हैं जहां पर भी यूज करना है। इसलिए सबसे अच्छी जगह क्या है, अगर आप पूरी ऐप में यूज करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन एलिमेंट है वहां पर आप डिफाइन कर लीजिए, ताकि उसके बाद हर जगह आप उसको यूज कर पाए। तो वेरिएबल आप जहां भी डिफाइन कर देंगे, है ना, उसके बाद हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वेरिएबल्स भी यहाँ पर हमको समझ आ गया है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, जैसे बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था फीडबैक में भी। ये इस बार थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस सेट है, मैं बाद में जब नोट्स अपलोड करूंगा क्लास के बाद आप देख लीजिएगा। इस बार हमने इस थीम पर बनाया कि कोड आपको यहाँ पहले से दिया हुआ है ना। मैं ये भी कोशिश करूंगा, ये भी हमारे जो गिटहब रेपो में है वहां पर भी डाल दें, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे लिखना है। और उसके बाद ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी, मिन मैक्स विथ हाइट, बॉक्स शेडो, सीएसएस फंक्शन, सीएसएस वेरिएबल्स, इनके बहुत सारे टास्क हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो आपको इस ये कोड को एज बेस लेना है, और उसका सीएसएस आपको लिखना है यहाँ 1 से लेकर 5 तक, पूरा का पूरा उसका जो भी सीएसएस के चेंजेस होंगे वो आपको लिखना है ना। अब देखिए डिमांड आप लोगों ने किया था, तो ये क्या है, मान लीजिए आपने गले में घंटी अब बांध दी है, पर अब होगा ये कि अब मैं अगली क्लास में आकर चेक भी करूंगा कि जितने लोगों ने डिमांड किया था अब वो इस पर काम कर भी रहे हैं नहीं। ये मैंने स्पेसिफिकली इंडिविजुअली करके देखा है, एक लेवल से थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ देने की कोशिश की है ना। अगर ये नहीं हो, ये मान लीजिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का डीपीपी है, जैसे हम पहले इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए डीपीपी लगाते थे, कि अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा घबराना नहीं है कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, गूगल करके देखिए, समझ के देखिए, बट थोड़ा सा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है साथ में लगाने के लिए, अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट इस बैच में ऑप्शनल है ना। आप करेंगे, आपके पास समय कितना है उस बेसिस पर डिपेंड करता है। पहली प्रायोरिटी हमेशा ये है, ऐसा ना हो कि क्योंकि हमसे प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं हुआ तो क्लास ही छोड़ दी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में आना, उसके बाद आपके पास और टाइम है तो उसके बाद आप ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है सीएसएस वेरिएबल्स में तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं, वरना आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद टाइम उसके लिए थोड़ा कम बचा है, बट हमको आज मीडिया क्वेरीज कोशिश करके कंप्लीट करना है। उसके बाद काफी सारे स्लाइड्स हमारे मीडिया क्वेरीज पर होंगे तो वो हम कवर करेंगे। जी अनिकेत जी। सर वहाँ फॉलबैक एग्जाम्पल है ना, जो डॉट फॉलबैक एग्जाम्पल है सॉरी, सीएसएस में, डॉट फॉलबैक एग्जाम्पल है वहाँ हाँ हाँ सीएसएस में, तो हाँ हाँ। उसके नीचे कॉलर है, वहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, मतलब अच्छा अच्छा वो ठीक कॉल ही है, हुआ है मैं वेरिएबल। बता देता हूँ, मैं बता तो देता हूँ, यहाँ मैंने उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। हाँ अनिकेत जी मैं बता देता हूँ कि देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे तो वेरिएबल मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रैक्टिकली यूज होते देखा नहीं है, पर क्योंकि एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने आपके नोट्स में लिखा था, यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा है। आप वेरिएबल यूज करते हुए एक कॉमा लगाकर फॉल बैक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जस्ट बाई चांस किसी तरह से हमने कोई गलती कर दी कोड में, और ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल कहीं पर अभी डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड वेरिएबल मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, आप कोई भी नाम वेरिएबल का लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम वापस अपने एग्जाम्पल में आ जाएं, और ये जो मेन बैकग्राउंड कलर है मैं इसको डिफाइन करना ही भूल जाऊं मेन एचटीएमएल में, तो क्या होगा, देखिए अभी तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, हर जगह से ब्लैंक हो गया है। बट आपने जहां जहां भी इसको यूज किया है, आप कॉमा लगाकर एक कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कलर दे दिया, तो क्या होगा, अब अगर मेन बैकग्राउंड कलर डिफाइंड नहीं है तो जो आपकी फॉल बैक वैल्यू है वो यूज होगी। अगर मेन बैकग्राउंड कलर डिफाइंड है तो क्या होगा, जो आपने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है वो यूज होगा, है ना। ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम यूज होता है, क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन एप्लीकेशन में होते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि फॉल बैक चीजें चलें, आप ये चाहते हैं अगर कभी भी ऐसी कहीं कोई गड़बड़ हो गई है कि जो चीज हमने यूज की है वो हमने डिफाइन ही नहीं की है, तो उस केस में बड़ा बड़ा एरर आना चाहिए, ताकि मैं उसको कंपाइल टाइम पर ही फिक्स कर लूं। ऐसा ना हो अभी फॉल बैक चलना शुरू हो गया, मैं वेरिएबल डिफाइन करना भूल गया और वो चला गया एक्चुअली यूजर के पास, है ना। तो आपको मैं बस ये बेसिकली नोट्स में हमने इसलिए मेंशन किया है कि वेरिएबल जो आपका फंक्शन है वो फॉल बैक वैल्यूज भी सपोर्ट करता है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी आपका क्या क्वेश्चन है।
अच्छा चलेगा। कवलजीत जी। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना है, जो हमने वेरिएबल लगाए हैं वो लगाए हैं HTML के साथ, तो क्या हम इसे बॉडी के साथ और यहाँ पर स्टार के साथ भी ग्लोबल यूज कर सकते हैं? जी जैसे मैंने कहा, आपके पेरेंट ने, आपके मतलब पेरेंट मतलब वो इमीडिएट पेरेंट हो सकता है, उसका पेरेंट हो सकता है, उसका पेरेंट हो सकता है। वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो आपके किसी एंसेस्टर, उसका करेक्ट वर्ड ये है, किसी एंसेस्टर एलिमेंट ने डिफाइन किया हुआ हो। एचटीएमएल में डिफाइन करने का फायदा यह है कि जब हम, अगर हम एक्चुअल अपने एचटीएमएल कोड में आकर देखेंगे, एचटीएमएल सबके फादर हैं, एचटीएमएल क्या है, ग्रैंड फादर है ना। तो एचटीएमएल में आपने जो भी डिफाइन किया है वो पूरे पेज में सबके लिए अवेलेबल होगा। आप बॉडी पर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल कंटेनर में भी, मान लीजिए मैं कंटेनर में भी डिफाइन कर सकता हूं जो मुझे उसके अंदर बॉक्सेस में यूज करना है ना। बट क्या होगा उससे, प्रॉब्लम ये होगी कि आप थोड़ा थोड़े टाइम बाद ट्रैक करना बेसिकली मुश्किल हो जाता है वेरिएबल्स को। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली यूज नहीं किया जाता है ना, हर चीज के लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है। जो कंसिस्टेंटली जनरली थीमिंग आप कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए डिफाइन करना है, और जनरली जो एलिमेंट्स हैं उनको या तो रूट एलिमेंट में या स्टार में आप बेसिकली इसी तरह से उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। सत्येंद्र जी अब बताइए। जी शायद जी सर, सब, गुड हाँ। इवनिंग सर। हम्म। सर ये बोल बताइए। रहा था सर, कॉल सी जो आपने लगाया था सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए कैलसी में आप कोई भी 2 यूनिट्स लगा सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो पिक्सल में सेट कर सकते थे, या परसेंटेज में सेट कर सकते थे, या व्यू पोर्ट हाइट में, इस तरह से किसी रिलेटिव यूनिट में सेट कर सकते हैं, पर एक बार में हम एक ही यूनिट यूज कर पा रहे थे, है ना। कई बार ऐसा जी होता है आप चाह तो यूनिट रिलेटिव यूनिट रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं उसमें हल्का सा गैप बढ़ जाएगी, रिलेटिव यूनिट का वैल्यू जो भी आया है उसमें 2 पिक्सल जी में ऐड कर दूं। तो आप कैलसी को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप 2 कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग पास करेंगे, और वो उसके बाद भी उनको कंपैटिबल वे में किस तरह से कन्वर्ट करना है उस तरह से कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। जी जी। एक सर, एक ये है कि जो आपने सर HTML में जो मेन बीजी कलर ऐसे करके डाला है सर, क्या ये लिखना जरूरी है सर इसमें? क्या लिखना जरूरी है? ये जो HTML में आपने मेन में डाला है सर। ये वेरिएबल का डेफिनेशन है ना। आप कोई भी ये 2 हाइफन लगाकर, 2 प्रीफिक्स होंगे हमारे, 2 हाइफन, उसके बाद आप जी यहाँ जी। पर उसके बाद नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने बॉर्डर कलर में डायरेक्टली बॉर्डर कलर दे दिया, सिर्फ बॉर्डर दे ठीक दीजिए, है। कुछ भी दे दीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है, 2 हाइफन लगाना कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है, थैंक यू। मोहित जी। सर मैं पूछ रहा था, जैसे कि अपन ने कलर डिफाइन करा, वैसे अपन इमेज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं क्या यहाँ कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं आप। पर? अनीश जी। भाई सर वो HTML लिखना जरूरी है ऊपर जो आपने लिखा है? देखिए ये हमने पेरेंट एलिमेंट के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसा मैंने अभी बताया, आप बॉडी में डिफाइन कीजिए, आप किसी भी एलिमेंट में इसको डिफाइन कर सकते हैं एज फार एज वो एंसेस्टर है उसका, जहां पर आप ये वेरिएबल यूज करना चाहते हैं। HTML यहाँ जनरली स्टैंडर्ड कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि HTML सबका पेरेंट होता है। HTML इज द रूट एलिमेंट, HTML का बेसिकली पेरेंट कोई नहीं है। तो अगर आप HTML को यूज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वो सब पूरे के पूरे पेज में सब चीजों के लिए अवेलेबल हो। तो HTML लिखने का ये फायदा है। अच्छा। रोहित जी। सर थोड़ा सा बैक आइएगा सर, एक सेकंड। बताएं। सर सर यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है मार्जिन में जो वेरिएबल मतलब डिफाइन किया हुआ है पैडिंग से, और सर उसके फिर बगल में 0 लिखे हुए हैं, तो सर किसका मतलब नहीं समझ रहा है सर। वेरिएबल में पैडिंग तो आ जाएगा फिर, और 0 जो लगाए हैं वो। बेटा ये शॉर्ट हैंड है ना, जब मार्जिन में आप डिफाइन करते हैं तो आप टॉप और बॉटम का मार्जिन डिफाइन करते हैं। अगर सेकंड वेरिएबल होता है तो वो लेफ्ट और राइट के लिए होता है। तो यहाँ हमने ये डिफाइन किया है कि टॉप और बॉटम के लिए यहाँ पर मार्जिन में हमने पैडिंग वाला वैल्यू यूज किया है, और लेफ्ट और राइट के लिए 0 डिफाइन किया ओके सर, समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए अब हम अपना आज का मेन एक जो बड़ा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है मीडिया क्वेरीज। इसका नाम अभी तक हमने काफी सुना है, इसको कोशिश करेंगे एक बार थोड़ा सा ध्यान से बैठकर समझिएगा कि मीडिया क्वेरीज जो है ये आज हमको समझ आ जाए। बहुत आसान है, एक बार समझ आ गया तो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव इसका यूज भी नहीं होता है। 1-2 जगह आप इसको यूज करते हैं, बट जहां ये यूज होता है वहां आपके पेज को बहुत ज्यादा अच्छा ये बना देता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना देता है। तो देखिए अगर हम बात करें, ये दोबारा से हम किस डोमेन में आ गए हैं? दोबारा से हम आ रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस के डोमेन में, चीजों को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है उस डोमेन में। तो अभी तक हमने देखा, देखिए फ्लेक्स बॉक्स जो है वो भी हमारे रिस्पॉन्सिवनेस बना रहा था, चीजों को, चीजें बड़ी हो रही थी, नेक्स्ट लाइन में मूव हो रही थी, श्रिंक हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिफाइन की हैं। बट अगर हम हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो देखिए फ्लेक्स जो है वो बाद में आया है, जो ग्रिड है वो भी बाद में आया है ना। जो भी ग्रिड हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी बाद में आया है। सबसे पहले जो चीज आई वो थी मीडिया क्वेरीज, है ना। तो काफी हद तक इसकी जरूरत अब कम हो गई है, पहले इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती थी,
है ना। जब से फ्लेक्सबॉक्स वगैरह टाइप की इस टाइप के लेआउट्स आए हैं जो क्या करते हैं अपने आप स्क्रीन साइज के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, इसकी जरूरत थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, अगर फोन पर आप एंटायरली डिफरेंट चीज दिखाना चाहते हैं, फोन पर आप एंटायरली डिफरेंट थीम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के बेस पर अपनी मीडिया क्वेरीज डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मीडिया क्वेरीज का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चल के बहुत सारी अभी हम एक एक करके मीडिया क्वेरीज देखने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी ये सिंटेक्स एकदम से समझ नहीं आएगा, हमने क्या किया है, बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पर अभी सिंटेक्स में डिफाइन की हैं। अभी आपको ये समझने की कोशिश नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, बस बेसिक्स में बताऊंगा अभी यहाँ पर किस चीज का क्या मतलब है, और आगे चल के हम उनको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे एक एक चीज डिटेल में कि किस तरह से हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर मीडिया क्वेरीज की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है, दिस बेसिकली टेलर्स स्टाइल्स फॉर स्पेसिफिक डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अगर आपको एक वर्ड याद रखना है मीडिया क्वेरीज से जो आपको याद रहना चाहिए, तो एक्चुअली इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है, बट आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक्चुअल टेलर। देखिए मैं बाजार में जाता हूँ, आप रेडीमेड कपड़े खरीद कर लाते हैं, 10 तरह के आप कपड़े खरीद कर ला सकते हैं, 2-4 साइजेस वहां पर होते हैं, बट उस हिसाब से आपको कपड़े खरीदने पड़ते हैं। जो बेसिकली पहले जो मतलब पहले बात किया की बेसिकली हुआ करती थी आज से 30-40 साल पहले की, जो रेडीमेड कपड़े हैं, जिनके पास पैसे हैं वो रेडीमेड कपड़े खरीदा करते थे, जो गरीब लोग हैं वो अपने घर के पास वाले टेलर से जाकर कपड़े सिलवा लिया करते थे। आजकल क्या है, आजकल ये एकदम ऑपोजिट है, यानी हम सब लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे होते हैं, और जो सच में बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो क्या कर रहे होते हैं, टेलर के पास जाके अपने कस्टम फिट कपड़े बनवा रहे होते हैं, है ना। तो टेलर का यहाँ पर मतलब क्या है, टेलर वर्ड से मतलब निकलता है कस्टम फिट, यानी टेलर आपका आपका करता है आपकी बॉडी का एग्जैक्ट वो माप लेगा। वहां टेलर के पास आप जाके ये नहीं बोलते कि एक्सेल दे दीजिए, मीडियम साइज दे दीजिए, डबल एक्सेल दे दीजिए, आप उसको कपड़ा देते हैं, टेलर एग्जैक्टली आपके लिए चीजें मेजर करता है और आपके लिए चीजें फिट करके देता है। तो टेलर का काम क्या है, बेसिकली कोई भी चीज कस्टम फिट करना एग्जैक्टली जैसी आप चाह रहे हैं। ये मान लीजिए मीडिया क्वेरी जो है वो टेलर है किस चीज का, आपके पेज का, यानी आपका पेज एग्जैक्टली कब कितने बेसिकली किस साइज पे किस तरह से दिखना चाहिए ये टेलर डिफाइन करेगा, है ना। अब मान लीजिए अगर आप हम जैसे मैं भी अभी थोड़े टाइम तक पहले हुआ करता था, अभी भी हूँ, मान लीजिए हम थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े से मोटे हैं, है ना, आप गए टेलर के पास और बोल रहे हैं मुझे एकदम टाइट वाले कपड़े चाहिए, तो कई बार टेलर सजेस्ट भी कर देता है कि शायद आपके ऊपर इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़ा ढीला ढीला पहनिए, थोड़े पतले लगेंगे, है ना। वो काम भी यहाँ मीडिया क्वेरीज करती हैं, यानी आप एंटायरली पेज का जो लुक है वो भी चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, है ना, यानी बेस्ड ऑन अ डिफरेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। स्क्रीन साइज जनरली यूज किया जाता है 99% केसेस में, आप यहाँ पर स्क्रीन साइज यूज कर रहे होते हैं, बट बहुत सारी चीजों के बेसिस पर जो मीडिया क्वेरीज हैं वो लिखी जा सकती है ना। अब हमने इसके लिए बिल्डअप तो बहुत कर लिया है कि हम ये कर सकते हैं, करेंगे कैसे वो देखते हैं, है ना। तो मीडिया क्वेरी में आप क्या करते हैं, समझ कैसे आएगा, हम सीएसएस के बीच में जब भी मीडिया क्वेरी लिख रहे होंगे, इसको आपको स्टार्ट करना है डिक्लेयर करते हुए हमेशा @मीडिया लिखकर। @मीडिया लिखने का क्या मतलब है, इसके बाद आपने कोई मीडिया क्वेरी लिखा हुआ है। अभी ये बाकी पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, आपको समझना क्या है, यहाँ समझना है कैसे लिखते हैं सिंटेक्स। @मीडिया के बाद आप ब्रैकेट लगा रहे होते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं कंडीशन, है ना। ये ब्रैकेट भी एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशन आप कौन सी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप लिखते हैं @मीडिया, उसके बाद देते हैं कंडीशन, उसके बाद 2 देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, है ना। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट एंड होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है आपका सीएसएस रूल, यानी एग्जैक्टली जो रूल आप उस कंडीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर यूज होता है। मीडिया क्वेरीज में हम अलग अलग तरह की कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं, बहुत सारे तरह के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, बट वो चीजें हमको समझ तब आएंगी जब हम इसको करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं मीडिया क्वेरीज विड्थ के बेस पर मैं मीडिया क्वेरी लगाना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, अब देखिए मीडिया क्वेरी का हमको मतलब समझ आना शुरू होगा। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स डिफाइन किया, मैंने बोला इसकी हाइट है 100 पिक्सल्स, इसकी विड्थ है 100 पिक्सल्स, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए लाइट सैल्मन। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करता हूं, मैं मीडिया डिफाइन करता हूं। स्क्रीन को भी आप मत समझिएगा, इसको हम बाद में समझेंगे स्क्रीन का क्या मतलब है। मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मीडिया, और उसके बाद मैं लिखता हूँ विड्थ होना चाहिए 250 पिक्सल, यानी ये कंडीशन जब भी ट्रू हो, यानी इसकी अगर जब भी बेसिकली जो मेरी टोटल स्क्रीन का विड्थ है वो क्या हो गया हो, 250 पिक्सल हो गया हो, तो क्या करना, जो मेरा बॉक्स है उस पर एक बॉर्डर ऐड कर देना 5 पिक्सल सॉलिड। यानी ये वाला जो सीएसएस है, देखिए मीडिया के अंदर आपको समझ आ रहा है, ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख सीएसएस ही रहे हैं, बट ये सीएसएस कौन सा सीएसएस है, ये सीएसएस वो सीएसएस है जो सिर्फ तब अप्लाई होगा जब @मीडिया के बाद लिखा हुआ वाला कंडीशन ट्रू हो, है ना। अभी ये वाला जो स्लाइड है हमको सिर्फ इतना समझने की कोशिश करनी है। वापस आ जाते हैं, हम यहाँ बनाते हैं मीडिया क्वेरीज, है ना। इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ, एक मान लीजिए नया फोल्डर अब यहाँ पर बना लेते हैं, मैं रख लेता हूँ 14 मीडिया क्वेरीज, है ना। इसके अंदर एक नया फाइल बनाते हैं, हम मान लीजिए बना रहे हैं मीडिया क्वेरी के नाम से बना देते हैं, काफी सारी हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे अभी। HT इसको कर देते हैं बंद, इसको हम करते हैं स्टार्ट, टाइटल दे देते हैं मीडिया क्वेरी,
स्टाइल एट्रीब्यूट यहीं पर देंगे और बॉडी में हम दे देते हैं, मान लीजिए जो भी हम दे रहे थे डेव डॉट बॉक्स, है ना। बॉक्स के अंदर मैं बोल देता हूँ माय बॉक्स। यहाँ हमको क्या डिफाइन करना है, अब हमको डिफाइन करना है नॉर्मल बॉक्स क्लास। बॉक्स क्लास में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं लाइव सर्वर, उसके बाद बंद कर देंगे। क्या क्या डिफाइन करेंगे, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरा मान लीजिए है कोरल। हाइट डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल्स। विड्थ डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल्स। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, या सीधे हम क्या करते हैं अपना डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि एनीवे मेरे को बीच में दिखने लगे। ठीक है, और एक देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। ठीक है, अभी देखिए बस नॉर्मल मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है ना। इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। इसका हाइट और विड्थ है 100 पिक्सल्स, और ये क्या किया हमने, इसको बेसिकली एक बॉर्डर रेडियस दे दिया है, जो टेक्स्ट है इसका उसको हमने सेंटर कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिफाइन करना शुरू कर रहा हूँ मेरा मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं लिखूंगा @मीडिया, है ना। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ विड्थ, है ना। मान लीजिए इसको ऐसे दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ विड्थ क्या होनी चाहिए, मान लीजिए 500 पिक्सल्स होनी चाहिए, है ना। जब विड्थ 500 पिक्सल्स होगी तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अरे यार बॉक्स भी इसने डिफाइन कर दिया, मैं यहाँ मान लीजिए एक बॉर्डर दे देता हूँ, है ना। बॉर्डर अच्छा बड़ा बॉर्डर दे देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, सॉलिड ब्लैक, है ना। देखिए ये अप्लाई होकर यहाँ मुझे दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी, क्योंकि विड्थ अभी 500 पिक्सल्स नहीं है। मैं जैसे ही इस पेज को छोटा करना स्टार्ट करता हूँ, अच्छा शायद बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए दिखाई गया था। देखिए अब क्या हुआ, अब ये किस बेस पर कर रहा है, ये बस लगातार ये चेक कर रहा है कि पेज की आपके विड्थ कितनी है। पेज की विड्थ जैसे ही एग्जैक्टली 500 है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद इसने ये वाला सीएसएस भी ऐड कर दिया, तो मेरा बॉर्डर दिखने लगा 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मैं इसको 1 मिलीमीटर भी छोटा करता हूं तो क्या होता है, तो भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी ये 500 से नीचे गिर जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर देता हूं तो भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये 500 से बड़ा हो जाता है। तो अगर आप कोई चीज विड्थ पर डिफाइन कर रहे हैं, विड्थ का मतलब है एग्जैक्ट विड्थ आप डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई मैं मीडिया क्वेरी डिफाइन कर रहा हूं, अगर विड्थ 500 हो पेज की, विड्थ क्या है, ये व्यू पोर्ट की आप मान लीजिए विड्थ है, पेज की विड्थ है, अगर पेज की विड्थ 500 पिक्सल्स हो तो ये सीएसएस अप्लाई करना, वरना ये सीएसएस अप्लाई मत करना। अगर अगेन अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे हैं तो ये मान लीजिए जो @मीडिया है वो एक तरह की इफ कंडीशन है ना। ये इफ कंडीशन क्या कर रही है, इफ कंडीशन के अंदर की जो भी कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर की सीएसएस अप्लाई होगी, वरना इसके अंदर की सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। ये विड्थ से हमने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि ये सबसे रिडिकुलस टाइप की मीडिया क्वेरी है ना। ऐसा आप कब चाहते हैं कि पेज एग्जैक्टली इतना बड़ा हो तो ही ऐसे चले, वरना ना चले, है ना। कई बार ये मोबाइल में जरूर किया जाता है, आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आईफोन टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे मेरे यूजर्स होंगे, तो आप इस और उसके लिए आप कुछ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बग फिक्सिंग में आप ये यूज कर लेते हैं कि यार एग्जैक्टली इस वाली स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या डिफाइन करते हैं, उसी की विड्थ लेकर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं यार एग्जैक्टली उसी वाली स्क्रीन के लिए मैं कुछ फिक्स डाल देता हूँ, बाकी ऊपर मेरा फिक्स नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत कम ये यूज होता है, बट आपको यहाँ पर मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि आपको इतना समझ आ जाए अभी कि मीडिया क्वेरी क्या है, एक इफ कंडीशन की तरह आप लिखते हैं @मीडिया, उसके बाद आप एक कंडीशन लिखते हैं जो हमने यहाँ लिखी, विड्थ होना चाहिए 500 पिक्सल, और दो ब्रैकेट्स के अंदर का जो भी यहाँ पर सीएसएस है वो तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन ट्रू होती हो, और ये ना 501 पे ट्रू है ना ये 499 पे ट्रू है, यानी ना 499 पर ट्रू होगी ना 501 पर ट्रू होगी, है ना। तो ये है मेरी पहली मीडिया क्वेरी। आप किस तरह से लिख सकते हैं, @मीडिया, उसके बाद आप देंगे कंडीशन ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके बाद जो भी कंडीशन होगी वो सिर्फ तभी यहाँ पर अप्लाई होगी। और क्या हो सकता है, मोर सेंसिबल इज मिन विड्थ। मिन विड्थ क्या है, आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मिनिमम विड्थ 300 हो तो मेरी ये सीएसएस अप्लाई हो, वरना ये मेरी सीएसएस अप्लाई ना हो, है ना। इसको एक बार हम पहले चलाकर देख लेते हैं, वैसे नोट्स में हमने यहाँ पर आपके वीडियो डाला हुआ है ताकि आप एग्जैक्टली देखकर समझ आ जाए, है ना। पर यहाँ पर क्या है, एक बार इसको चलाकर देख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये मान लीजिए 500 के लिए तो मैंने मीडिया क्वेरी एक लगाया हुआ है, मैं एक मीडिया क्वेरी यहाँ पर और लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर जो मेरा जो बॉक्स है 100 पिक्सल का हमने रखा है, ये कब रखना है, जब पेज का साइज काफी छोटा हो, है ना। अगर मेरा मिनिमम विड्थ बड़ा हो गया है, मैं विड्थ की जगह यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मिन विड्थ, है ना।
मैं बोल रहा हूँ अगर मिनिमम विड्थ मान लीजिए 500 है या 501 है, ताकि इससे कॉन्फ्लिक्ट भी ना करे, मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। तो हमने बोला 500 पे हम मान लीजिए जो बॉर्डर है वो दिखा रहे होंगे, पर जैसे ही 500 से बड़ा हो जाए तो आप क्या करिए, इस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं यार। अब अगर स्क्रीन भी बड़ी हो गई है तो हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स को और थोड़ा सा बड़ा दिखा देंगे। तो उस केस में मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई इसका साइज जो है वो 100 पिक्सल से, यानी हाइट और विड्थ जो है वो 100 पिक्सल से कितनी कर देना, 150 पिक्सल कर देना। तो अब देखिए जब तक ये मेरे पेज का साइज छोटा रहेगा तब तो ये बॉक्स कितना है, 100 बाय 100 का है। मैं जैसे ही 500 से ऊपर जाऊंगा तो ये क्या हुआ, 500 से ऊपर जाते ही ये बॉक्स जो है वो 150 बाय 150 का हो गया। अभी भी क्या है, ये 2 स्टेप में एक्चुअली जा रहा है। मैं छोटा कर रहा हूं, देखिए एग्जैक्ट 500 पर क्या होता है, एग्जैक्ट 500 पर बॉर्डर ऐड हो रहा है, और 500 से मैं एक वो भी ऊपर गया तो क्या हो रहा है, उसके बाद सीधे मैंने मिनिमम विड्थ 501 दिया है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 500 दे दूं तो क्या होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम स्टेप पर चलेंगे, है ना। क्या होगा, बॉर्डर भी मेरा बड़े पर आया और उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा जो बॉक्स है वो बड़ा ही बना हुआ है। तो ये आपको समझ आ रहा है। अब देखिए मैंने बात पहले भी आपको बताई थी फ्लेक्स के टाइम पर भी, कि जनरली ये चीजें जो यूजर यूज कर रहा होगा, यूजर ऐसा बहुत कम करता है कि वो अपनी स्क्रीन को पकड़ के बार बार बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, ऐसा नहीं करता। आप ये डिफाइन किस लिए कर रहे हैं, आप ये डिफाइन इसलिए कर रहे हैं कि जिसका छोटा मॉनिटर है उसको छोटा दिखे। अभी देखिए जैसे हमने जब पहली क्लास की थी, मुझे पता नहीं कितने लोग फर्स्ट क्लास में अवेलेबल थे, तब जो हमारा क्लास का सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, है ना। और उस समय क्या हो रहा था, एक कोई कलर पैलेट था जो बहुत सारे लोगों को विजिबल था, बट वो जिसने भी लिखा था उसने उसमें ये मीडिया क्वेरी नहीं लगाया था, क्योंकि हो क्या रहा था, जिनके पास बड़े मॉनिटर्स थे, जैसे मैं यहाँ पर एक बड़े मॉनिटर पर क्लास ले रहा हूँ, है ना, जिन लोगों ने कुछ ने रिपोर्ट किया था, जैसे अभ्यास जी ने रिपोर्ट किया था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनके पास थोड़ा डिसेंट ठीक ठाक पिक्सल वाला मॉनिटर है, तो उन्होंने दिखाया कि सर जब मैं पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ तो पैलेट बॉक्स बहुत छोटा सा दिख रहा है। बट बहुत सारे लोगों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिनके पास मान लीजिए 720p वाला डिस्प्ले है या 1080 डिस्प्ले है, उस पर दिख रहा था कि वो बॉक्स जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो साइज एक डिफाइन कर दिया। अब वो छोटी स्क्रीन है तो सबसे बड़ा बॉक्स आपका ही दिख रहा है, बड़ी स्क्रीन है तो छोटा सा दिख रहा है। अगर आप मीडिया क्वेरी यूज करेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि यार अगर स्क्रीन की विड्थ इतनी है, स्क्रीन का साइज इतना ही है, तो मेरा बॉक्स इतना बड़ा दिखाना, अगर बड़ा हो जाए तो और बड़ा, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें जब आप अपनी वेबसाइट डिफाइन कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों का जो साइज है, बहुत सारी चीजों का कलर है, बहुत सारी चीजों का कॉन्ट्रास्ट है, बहुत सारे बेसिकली यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जब आप ये बोलेंगे बेसिकली विड्थ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, अभी हम देखेंगे और किस किस तरह की मीडिया क्वेरी आप लिख सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ स्क्रीन साइज के बेस पर देख रहे हैं, है ना। और भी हम देखेंगे कैसे बहुत जगह जब आप चीजें प्रिंट करते हैं तो थोड़ी सी बेटर फॉर्मेट हो जाती है ना। अलग अलग तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी में कर सकते हैं, है ना। तो हमने दो चीजें देख ली, विड्थ देख लिया हमने किस तरह से चलाना है, और मिन विड्थ देख लिया कैसे चलाना है। जैसे मिन विड्थ है ऐसे ही मैक्स विड्थ भी है। तो आप ये बोलेंगे कि अगर स्क्रीन की जब तक मैक्सिमम विड्थ इतनी है तब तक तो ये रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, बॉक्स का साइज फिर से चेंज हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर एक मैक्स विड्थ भी मैं ऐड कर देता हूँ, विड्थ को मान लीजिए सबसे ऊपर ले आते हैं, है ना। ऑर्डरिंग का यहाँ पर एक्चुअली बाद में हम देखेंगे क्या मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब मीडिया क्वेरीज में जनरली ऑर्डरिंग का नहीं होता है, बट जैसे नॉर्मल सीएसएस में ऑर्डरिंग का मतलब है क्या, जो बाद में होगा बेसिकली कंडीशन वो जनरली प्रेफरेंस लेगी। तो यहाँ हमने मिन विड्थ डिफाइन कर दिया, अब एक मैं मैक्स विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, है ना, कि भैया मैक्सिमम विड्थ मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 500 पिक्सल है, तो आप क्या करें, उससे पहले मेरा हाइट और विड्थ और छोटा कर दें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 75 पिक्सल कर देता हूँ, है ना। तो हमने क्या बोला, ये हो गई मेरी मैक्सिमम विड्थ। या इसको और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको स्टेप साइज अलग से समझ आए। तो मान लीजिए मैंने इसको 400 पे डिफाइन कर दिया, है ना। बॉक्स मॉडल हम खोल के देख लेते हैं ताकि हमको हर समय समझ आता रहे कि अभी ये कितना है। देखिए अभी इसका साइज क्या है, 100 बाय 100, मेरा बॉक्स कितना है, 100 बाय 100 है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, स्क्रीन को जब मैं बड़ा करना स्टार्ट करता हूँ तो मान लीजिए किसी की स्क्रीन 500 वाली है, तो ये क्या हुआ, देखिए सडनली क्या हो गया, 150 बाय 150 का हो गया। अभी मैं छोटा कर रहा हूँ तो 100 पे आया। अब जैसे ही मैं 300 बेसिकली 400 से नीचे गया मैक्स विड्थ, अभी मेरा बॉक्स कितना बड़ा हो गया है, कि मेरा बॉक्स 75 बाय 75 का हो गया है। तो आप किस तरह से कंडीशन लिखना चाह रहे हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम करके भी कंडीशन लिख सकते हैं क्या, कि मेरी स्क्रीन बस मैं ये जो भी सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ ये तभी तक अप्लाई होनी चाहिए। इसका मतलब आपको समझना है, बार बार पढ़ के देखिएगा कि आप इस मीडिया क्वेरी को ठीक से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। बहुत लोग उल्टा पढ़ते हैं, बाद में जाके कंफ्यूजन हो जाता है, मिन विड्थ कब अप्लाई होगा, मैक्स विड्थ कब अप्लाई होगा। यहाँ हमको क्या समझना है, जब मैं बोल रहा हूँ मैक्स विड्थ, तो मैं बोल रहा हूँ मेरी सीएसएस सिर्फ तब तक अप्लाई होगी जब तक मेरी जो विड्थ है वो 400 से छोटी है ना। ये मैक्सिमम विड्थ है, अगर ये कंडीशन यानी विड्थ मेरी 400 से ऊपर हो गई तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन सिर्फ कब तक ट्रू है, ये कंडीशन सिर्फ तब तक ट्रू है जब तक मेरी मैक्सिमम विड्थ 400 है, यानी 400 से कम है तो मैं ट्रू हूं, 400 से बेसिकली ज्यादा हो गया तो अब मैं ट्रू नहीं हूं। यहां पर हमने क्या डिफाइन किया था, मिन विड्थ, यानी मिनिमम ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो सीएसएस है तब अप्लाई होना चाहिए जब विड्थ मिनिमम 500 पिक्सल की हो, उससे ज्यादा होगा तो
चल जाएगा, है ना। तो हमने मिनिमम 500 पिक्सल डिफाइन किया, तो उस हिसाब से मेरी सिर्फ तब अप्लाई होगी जब विड्थ मेरी 500 से ज्यादा हो। विड्थ में हमने क्या डिफाइन किया था, विड्थ में हमने डिफाइन किया था एग्जैक्टली 500 है तो बेसिकली अप्लाई होना चाहिए, 500 अगर एग्जैक्टली नहीं है तो अप्लाई नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा बेचारा पुराना सीएसएस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्या है, इस केस में ट्रीट हो रहा होगा आपके फॉल बैक सीएसएस की तरह, यानी इन कंडीशंस में से अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो मेरा जो डिफॉल्ट सीएसएस है वो तो चल ही रहा है ना। डिफॉल्ट सीएसएस चल रहा है, इसमें आप कोई नई चीज भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमने दोनों एग्जांपल दिखाए हैं, क्या हम चीजों को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आपने चीज डिफाइन की है, हाइट विड्थ हमने डिफाइन की हुई है, पर यहाँ हमने दोनों में हाइट विड्थ को दोबारा डिफाइन कर दिया। यानी मैं बोल रहा हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो नॉर्मल मेरा हाइट विड्थ चलना चाहिए जो मेरा फॉल बैक वैल्यू है। अगर मेरा मीडिया जो है वो @मीडिया, जो मेरी मीडिया क्वेरी है वो ट्रू हो जाती है तो ये वाला प्रेफरेंस लेगा, है ना। तो जो मेरी ये कंडीशन है ये प्रेफरेंस लेगी। दूसरा हमने क्या एग्जांपल देखा, हमने बॉर्डर बाय डिफॉल्ट ऐड किया ही नहीं था, जो मेरा डॉट बॉक्स है उसके अंदर बॉर्डर है ही नहीं। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मीडिया क्वेरीज में आप सिर्फ वही चीजें डिफाइन कर सकते हैं, वही चीजें ओवरराइड कर सकते हैं जो आपने ओरिजिनली सीएसएस में डिफाइन की हैं। ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप कंप्लीटली नए जो अपने स्टाइल शीट्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। डिपेंड्स बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यहाँ पर करना चाहते हैं, क्या डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। आगे चल के हम ग्रिड में भी देखेंगे या फ्लेक्स में भी कई बार जो गैप्स हैं, है ना, या जो बेसिकली आप बीच में स्पेसेस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो लोग डिफॉल्ट में डिफाइन ही नहीं करते। लोग डिफाइन करते हैं कि यार मिनिमम अगर स्क्रीन पर विड्थ जितनी हो उसके बाद ही स्पेसेस आने चाहिए, उसके बाद ही मैं मान लीजिए जस्टिफाई कंटेंट डिफाइन करूंगा, उसके बाद ही मैं देखूंगा वर्टिकली कैसे लाइन करना है, हॉरिजॉन्टली कैसे लाइन करना है। उससे छोटी स्क्रीन है तो मैं सब कुछ नहीं दूंगा, चीजों को अपने आप ग्रो करके सिर्फ मेरी चीजें यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली आप जो तीनों हमारी मीडिया क्वेरी हमको क्लियर हुई, क्या क्या, एक विड्थ, एक मिनिमम विड्थ, एक मैक्सिमम विड्थ। अभी एक बार प्रॉब्लम्स बेसिकली डाउट्स ले लेते हैं। जी मुकेश जी। सर हम मीडिया क्वेरी के अंदर कस्टम टैग को भी रोल कर सकते हैं क्या? मीडिया क्वेरी के अंदर जैसे कि हम कोई न्यू टैग्स वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने बॉक्स ले रखा है एक और, यदि हम फिर बॉक्स एक और बॉक्स लें उसके अंदर मीडिया क्वेरी के अंदर। हाँ, आप देखिए ये पूरा आपका अगेन आप मान लीजिए पूरी सीएसएस फाइल है, यहाँ हमने एक बॉक्स डिफाइन किया है, आप 2 के लिए डिफाइन करिए, 3 के लिए डिफाइन करिए, पूरी फाइल दोबारा डिफाइन कर दीजिए। एक मीडिया क्वेरी के अंदर आप कितनी भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक स्टार्टिंग एक एंडिंग ब्रैकेट है कि इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम एक बॉक्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, आप जितनी बेसिकली प्रॉपर्टीज चाहें, जितने तरह के टारगेट बेसिकली अपने टारगेट चाहें, सेलेक्टर्स चाहें, कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जी रोहित जी। नहीं सर, मैं टैग के लिए कह रहा था। टैग मतलब? ओके जी, टैग मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक बार, मैं टैग का मतलब नहीं समझा, आप क्या टैग बोल रहे हैं? जैसे कि हम पी टैग ले लेते हैं एक और वो HTML लेकर के हम मीडिया क्वेरी के अंदर ले सकते हैं क्या? वही तो मैंने बताया, मैं समझा नहीं फिर आपकी बात। देखिए सीएसएस में आप नए एलिमेंट्स तो डिफाइन कर नहीं सकते हैं, वो काम तो HTML का है। आप सीएसएस में तो सिर्फ एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। वो मैंने बताया कि आप यहाँ नए एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नए एलिमेंट ले सकते हैं, जो भी सीएसएस आप डिफाइन करना चाहें मीडिया क्वेरी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके। नहीं, अगर समझे नहीं तो बताइएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं थोड़ा सा टोन के साथ बोल रहा हूँ तो आपको लगे कि नहीं अभी पूछते नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो बताइए। नहीं सर, अब तो आ गया, ठीक है। रोहित जी। सर जैसे बोल रहे हैं कि इसमें जो मीडिया विड्थ 500 एक्सेल लिए है ना, 500 एक्सेल, जैसे कि इसको 400 से लेकर 500 के बीच में एक्सेल इसको अगर रखते हैं रेंज में, इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे इस पेज को, तो उस नहीं के बीच में सर बढ़ना चाहिए घटना चाहिए बॉक्स? मैं नहीं समझ पाया रोहित जी आपकी बात। सर जैसे कि यहाँ से जो विड्थ लिखे हैं ना कि 5 आपके पीछे से तो बहुत नॉइज आ रहा है, बाकी लोगों को चुप कर लीजिए। सॉरी हाँ, आप बताइए। सर जैसे कि यहाँ पे जो विड्थ लिखे हैं ना 500 पिक्सल, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे कि हम 400 से लेके 500 के बीच में अगर इसका रेंज दे देते हैं तो उतना ही के बीच में जो बॉक्स बढ़ेगा या घटेगा हो सकता है? हाँ हो सकता है। रेंज पे भी हम आएंगे, वो अभी हमने बताया नहीं है, रुक जाइए, रेंज पर भी अभी हम आएंगे। जी निर्मला जी। ठीक है, थैंक यू। Hello. Nirmala, yeah, yes, Nirmala. Sir, you said the width, there will be different sizes, no? Like laptop will be having different sizes, desktop will be having different sizes, and mobile will be having different sizes, right? So you are giving one example of color palette.
Yeah. Okay, so for that, no, how we will define? So there will be different sizes, and how we have to define for each and every sizes? How exactly it works? I didn't understand. So it's The totally media up to query. you. Yeah, it's totally up to you. In general, people do not define different colors for different screen sizes, right? Generally, when people are coming with color palettes, Yes. they generally associate their colors with their business, with their website, right? So it doesn't matter if you watch it on the phone or you look it up on a TV. Color palette generally stays the same, right? You don't generally change color. Basically, color is not even on their website. So not even defined by the website. Is generally defined by the product, right? If you are buying products from some company, they will have a specific color scheme which defines their entire product line, and the same color you will find on the website also, right? But I'm saying you can define different colors. If suppose there is a website that supports different themes, right? So you can say that suppose for mobile device I will have a different theme, for website I will have, for suppose laptop I will have a different theme. And when I say laptop, you will need to define a range of suppose width from this inch to this inch. You generally know laptops are generally from 13 inch to 15 inch, right? So suppose you will define range in that sense, saying from 11 inch to 15 inch I will consider everything as a laptop. Now it could be a desktop, it could be anything, right? But you can define. Generally what you define is spaces, how things will look, what will come basically in the starting, what will come in the end. So mostly positions are being changed. Color palette is usually not changed based on screen sizes, but you can change anything. You can define completely new CSSs inside media queries if you want. Okay, even here you have declared that height and width, right? Yes. So will that affect? Say, usually that flex will take care of everything when we Mostly, decrease yes. it, when we increase it. Yes, right? Correct. Like for even in the phone. So this is only particular whatever we need a different changes. Only that time we need to add this media query, right? Yeah, if something is not flex, and one different example where media queries are used a lot, I'll give you an example is, so suppose we have images, right? And there are sometimes you go to a website and there is a very big banner image. Like suppose if you open Myntra here, Myntra.com, right? There is this big banner, right? You see, and it is mostly clear, right? That means this is a big image. This must be suppose 1 MB, 2 MB image, right? But if suppose I'm opening it on a small Android phone, I actually do not need to download this 2 MB of the image, right? So by using media query, what you can define is you can even define different URLs for background images, where companies have basically 10 copies of the same image. They will have this image in 10 KB, they will have this image in 100 KB, then 1 MB, then 2 MB, then 10 MB. They will have this image for all sizes. And for different media sizes, they will define a different image so that you only are downloading the image that you are actually going to use, right? So this is a different use of media query. This you cannot do using Flexbox. Flex can basically change the size of this, but you cannot. Okay, for mobile we need a lesser size, so they will define according to whatever the customer will use it, right? Correct. That will be an entirely different image if you see programming wise, but it will just be a compressed version of the same image. You do same things in basically when you do Android programming or other things, right? Suppose icon of a app, you generally have to ship 10 icons so that it looks good on a very good phone also, and it is basically renderable on a very small phone also. So same concept. Those things in web you can do by media queries. Okay, sir. Understood. Thank you. All right. Yeah, Anish ji. हाँ ये सर, जो आपने ये कंडीशन लिखा है @media query में, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे आपने लिखा हुआ है मीन विड्थ, मतलब इससे कम नहीं होगा। करेक्ट। मेरा मिनिमम विड्थ ये होना चाहिए स्क्रीन का। अगर स्क्रीन का विड्थ मिनिमम 500 है तभी ये क्वेरी अप्लाई होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, मिनिमम मतलब ये मिनिमम है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा, और मैक्सिमम वाले मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। करेक्ट। अगर इससे ज्यादा है तो ये वाला अप्लाई नहीं होगा। तो सपोज यहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, जो छोटी स्क्रीन के लिए आपको डिफाइन करना है वो आप मैक्स विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे, जो बड़ी स्क्रीन के लिए डिफाइन करना है वो आप मिन विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे मिन विड्थ के साथ, ताकि ये वाला सिर्फ तब लगे जब स्क्रीन का साइज कम से कम 500 है या उससे ज्यादा है, और ये वाली तब लगनी बंद हो जाए जब स्क्रीन साइज 400 से बड़ा हो गया है। तो यहाँ देखिए हमने बॉक्स को छोटा डिफाइन किया है, यहाँ इसलिए हमने बॉक्स को बड़ा डिफाइन किया। अच्छा, सुजीत जी।
Sir, I want to ask that in the parameters of the media query, can we use relative units like mean width, 50%? Yes, anything you can use. Anything we can use as a parameter, right? Yeah, anything that you can do in a normal CSS basically style, you can do inside media query. There is nothing special. Everything that can be written outside can be written inside media query. Kawaljeet जी. जी सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को जब हम छोटा करते हैं तो वो हाइड हो जाता है और वो बर्गर आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। वो मीडिया कवर के जरिए करते हैं उसको भी। क्या हो जाता है जब हम छोटा करते हैं? हाँ, तो बर्गर आइकन जो होता है ना, लाइन वाला बर्गर आइकन बोलते हैं उसको। हाँ, अच्छा, साइड वाला आप मेन्यू बोल रहे हैं? हाँ जी, वो छोटा हो जाता है, वो इसी के जरिए करते हैं वो। हाँ, अब इसके जरिए भी कर सकते हैं मोस्टली। बेसिकली सपोज आप स्क्रीन साइज के बेसिस पर करना चाह रहे हैं, तो अगर आप साइज डिफरेंट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मीडिया क्वेरी के बेसिस पर भी आप कर रहे होंगे उसको, बिल्कुल। और सर ये जो बड़ा बैनर आपने दिखाया है के ऊपर, जब हम इसको मोबाइल पे खोलेंगे तो बड़ा जो बैनर है वो तो पढ़ा नहीं जाएगा। वो तो अगर इसकी जगह पर छोटा इमेज लगाना हो तो वो भी लगा। बिल्कुल, सब चीजें हो सकती हैं। आप मोबाइल पर इसको दूसरा इमेज भी लगा सकते हैं, आप मोबाइल पे बंद भी कर सकते हैं। हो सकता है मोबाइल पे आप बोले यार बैनर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सीधे अपने प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करूंगा, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वहां पर जाकर उसका यूआरएल नल कर देंगे या उस एलिमेंट को हाइड कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे उसका। तो आप जिस भी तरह से अलग अलग यूआई डिफाइन करना चाह रहे हैं सब किया जा सकता है। यानी कि हम सीएस को सीएस के जरिए ही टारगेट कर सकते हैं, दूसरे सीएस से, इस तरह। करेक्ट। आप सीएसएस के बेसिस पर अपना जो पेज है उसको एडिट कर सकते हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन मीडिया क्वेरीज। शुभम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैक्स विड्थ हम डिफाइन करते हैं, अगर आप मैक्स विड्थ 500 px डिफाइन किया तो मार्जिन ऑफ एरर कुछ रहता है क्या? मतलब अगर हमने नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये विड्थ जो है ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल डिफाइन नहीं किया जाता है। जनरली आप मिन विड्थ मैक्स विड्थ डिफाइन करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 405 तक ये चल जाना चाहिए तो आप पहले ही 405 डिफाइन कर दीजिए। एक्चुअली मैंने एक बार एक मीडिया क्वेरी लिखी जहाँ पे अगर मुझे 400 पिक्सल पे प्लीज बाकी लोग अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए एक सेकंड के लिए। मैं शुभम जी से बात कर रहा हूँ। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया उनको। जी शुभम जी बताइए। हाँ, तो फिर मुझे 2-3 बार ऐसा प्रॉब्लम आया है कि मुझे मैक्स विड्थ 500 से ऊपर सेट करनी पड़ती है, 1 या 2, 501 या 502, तब जाके वो 500 पिक्सल पे सेट होती थी। तो एक बार आप जो भी स्पेसिफिक एग्जांपल है एक बार ढूंढकर पोर्टल पर डालिए, सबके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, है ना। वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो ऐसा क्यों होगा। स्पेसिफिक केस तो नहीं है एक्चुअली, ये रियल टाइम वर्क में बहुत सारी मीडिया क्वेरी लिखी हुई थी। मतलब देखिए मैं समझ रहा हूँ शुभम जी, होता ये है कई बार कि ऐसा हो सकता है कि 2-3 मीडिया क्वेरीज जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूँ, है ना। आगे चल के अभी हम वो भी देखेंगे कि मल्टीपल मीडिया क्वेरीज लिखी हुई हैं तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने एक मिनिमम विड्थ 500 पर डिफाइन कर दी, फिर मैंने डिफाइन की मिनिमम विड्थ 600। अब अगर मेरी विड्थ 700 है तो कौन सी चलेगी? 500 वाली भी ट्रू है, 600 वाली भी ट्रू है ना। वो भी हम आगे चल के देख रहे होंगे कि उसको हमको कैसे करना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मैं बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे जब मैं कंप्यूटर सीखना शुरू किया था ना मैंने फर्स्ट टाइम 8th या 9th क्लास में, तो ऐसा हुआ कि 1-2 मिनट तक ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं कि यार ये पर्टिकुलर लेटर या की मेरे को मिल नहीं रही है, कि आई है ही नहीं, है ना। आपस में दोस्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं स्कूल में कि भाई नहीं है मेरे कीबोर्ड में आई, मुझे नहीं दिख रहा, तू ढूंढ के बता दे, है ना। फिर आप ध्यान से देखते हैं तो मिल जाता है। ऐसे ही आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तब भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज ना शायद ठीक से चल नहीं रही है ना, ये कभी चलती है कभी नहीं चलती है। ऐसे कंफ्यूजन जनरली तब जब भी होते हैं तो वो कंफ्यूजन कहाँ होते हैं? वो कंफ्यूजन जनरली आपके दिमाग में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं होता, 100% केसेस में ऐसा नहीं होता कि चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ऐसा कई बार होता है क्योंकि जिन्होंने वो चीजें बनाई हैं वो भी डेवलपर्स हैं, उनके भी बग्स छूट गए होंगे। बट इन जनरल हमेशा ये मानकर चलिए कि कंप्यूटर सही है, मैं गलत हूँ, है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि इसकी गलती है, आप ये मानकर चलिए कि कंप्यूटर सही होगा मैं गलत हूँ, तो जनरली उसको आप फिक्स कर लें देखकर। तो बेसिकली एक बार जरूर देख लें कि इसका क्या एग्जैक्टली कंडीशन है, क्या मुझे पता नहीं है, क्या जब मैं मिनिमम विड्थ 500 डिफाइन कर रहा हूँ तो ये 500 पर अप्लाई होगी या 501 से अप्लाई होगी, या मैक्सिमम विड्थ 400 डिफाइन कर रहा हूँ तो 400 तक चलेगी या 399 तक चलेगी। कब पता चलेगा? जब आप इसको लिखेंगे, ट्राई करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है।
चलिए हमारे पास 10 मिनट हैं, एक दो चीजें हम मीडिया क्वेरीज वाली और कवर कर लेते हैं, एक दो टाइप की मीडिया क्वेरी और कवर कर लेते हैं। 3 हमने कवर कर ली, विड्थ, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। अगली क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी ये हमने पहली स्लाइड में भी लिखा हुआ था क्या, यू कैन बेसिकली कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। कैसे कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन, यू कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस यूजिंग एंड और, है ना। ये अगेन सेम प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आप क्या यूज कर सकते हैं, एंड और यूज कर सकते हैं, किस लिए, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए। जैसे अभी कोई रेंज की बात कर रहा था तो मैं वहां पर क्या डिफाइन कर सकता हूँ, अभी स्क्रीन को आप भूल जाइए, आप बोल सकते हो मीडिया क्वेरी मेरी कब अप्लाई होना चाहिए, जब मिनिमम विड्थ 250 हो और मैक्सिमम विड्थ भी 300 हो। यानी ये सिर्फ तब अप्लाई हो जब 250 से 300 के बीच में मेरा जो विड्थ है वो हो। अगर उसके बाहर है, उससे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और का मतलब क्या है, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, तो और दोनों केसेस में चल जाएगा। अगेन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो इनको बहुत डीप में समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या समझना है, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और का मतलब है दोनों कंडीशंस में से कोई एक ट्रू होगी तो काम चल जाएगा। तो ऐसा कब होगा, किस विड्थ पर होगा कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो, विड्थ 250 से ज्यादा भी हो और विड्थ 300 से कम भी हो। तो देखिए 250 से 300 की रेंज में कोई भी चीज होगी, मान लीजिए 275 है, उस केस में ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंड लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। मैं अब यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए जो 500 वाला कंडीशन मैंने लगाया है, ये मैं कहाँ लगाना चाह रहा हूँ, 500 से 600 तक ही ये चलना चाहिए, उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल चीज पर आ जाना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम विड्थ 500 हो एंड मैक्सिमम विड्थ मान लीजिए हम डिफाइन कर देते हैं 600 पे, है ना। वापस आ जाते हैं तो देखिए 150 हमने साइज बड़ा कर दिया था कब, जैसे ही 500 से बड़ा हो रहा था साइज। अब देखिए 150 पर ये क्या हो गया है, बेसिकली 500 से बड़ा होने पर ये क्या हो गया, साइज 150 हो गया है। पर अब मैं जैसे ही इसको 600 से बड़ा करूंगा तो ये क्या होगा, वापस छोटा हो जाएगा। जैसे ही मेरा जो टोटल विड्थ है 600 से कम होगा, वापस छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। पहले जब हमने सिंगल कंडीशन लिखी थी तो 500 से ऊपर में चाहे जहां तक इसको ले जाता, ये बॉक्स हमेशा बड़ा रहता। आप अगर किसी चीज के लिए रेंज डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इतने से इतने तक, स्क्रीन साइज इतने से इतना बड़ा है, या जैसे अभी निर्मला जी बोल रही थी कि शी ओनली वांटेड टू डिफाइन थिंग्स फॉर लैपटॉप, सपोज वहां पर हम ये बोल रहे हैं 13 इंच से 15 इंच 16 इंच तक के लैपटॉप्स के लिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो यू कैन डिफाइन एंड कैन से वन कंडीशन एंड अनदर कंडीशन। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी तक अंदर की सारी सीएसएस अप्लाई होगी, वरना जो अंदर वाली सीएसएस है वो अप्लाई नहीं होगी। एक तो हुआ कॉम्बिनेशन। और हमको यहाँ समझने की क्या जरूरत है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, ये है डिफरेंट मीडिया टाइप जो अभी तक हम सपोर्ट करते हैं। अभी तक मैं क्या करते आया हूँ, हर बेसिकली आपने मीडिया क्वेरी में देखा होगा, हम लिख रहे हैं स्क्रीन एंड स्क्रीन एंड स्क्रीन एंड, और मैं काटते आया हूँ कि इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है बस कि किस किस तरह के हम कंडीशंस लिख सकते हैं। पर कंडीशन से पहले आप दूसरी चीज क्या बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं मीडिया टाइप, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है ये, जो आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले आप यहाँ नीचे आकर ये समझिए कौन कौन सी स्क्रीन के लिए आप अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ऑल का मतलब है इन जनरल, बेसिकली हर स्क्रीन के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं। स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब है जो यूआई आप जनरली देखते हैं, यानी कोई अपना जो बेसिकली ये चीज है इसको कहाँ दिख रहा है, एक मॉनिटर पर दिख रहा है। वो मॉनिटर फोन भी हो सकता है, बेसिकली डिस्प्ले पर दिख रहा है, मान लीजिए वो फोन हो सकता है, वो बेसिकली लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पर वो क्या है, वो एक स्क्रीन है। उसके अलावा आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं प्रिंट, यानी अगर मेरा यूआई कहीं पर प्रिंट होने वाला है तो उसके लिए भी आप सीएसएस अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हमारी जो स्लाइड्स हैं इसमें अगर मैं सीएसएस डिफाइन कर सकता तो मैं बोलता भाई मुझे ब्लैक थीम पसंद है तो मैं भी ब्लैक थीम में बेसिकली लगाकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बट अगर कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश करे, कोई नोट्स प्रिंट करा रहा है, तो जरा बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से व्हाइट कर दीजिएगा, क्योंकि उस केस में इंक बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगी, वरना काले पेपर कहीं से लाने पड़ेंगे जो मिलते नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब हमको समझ आया, आप अलग अलग स्क्रीन टाइप्स के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन से प्रिंट, यू कैन से स्क्रीन, यू कैन से स्पीच। स्पीच क्या है, ये अगेन एक्सेसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा दोबारा अंदर आ गया। स्पीच का क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई स्क्रीन रीडर के जरिए पेज पढ़ रहा है तो भी आप स्पेसिफिकली चीजों को अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कोई मान लीजिए मिंत्रा डिफाइन कर रहा है तो ये बोल सकता है यार ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें सिर्फ लुक के लिए डाली हुई हैं, कुछ टेक्स्ट भी है जो लुक के लिए डाला हुआ है, चलिए अगर कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उन सबकी विजिबिलिटी गॉन कर देता हूँ, है ना, या उन सबका डिस्प्ले गॉन कर देता हूँ, ताकि वो चीज बेसिकली स्क्रीन पर एग्जिस्ट ही ना करे। अगर कोई स्पीच वाला पढ़ रहा है तो उसको जो मेन कंटेंट है सिर्फ वही वहां पर दिखाई दे। इसी तरह से आप ब्रेल या एम्बॉस्ड भी कर सकते हैं, कि बहुत सारे डिस्प्ले इस तरह के आते हैं, मैंने भी बेसिकली एक दो बार वीडियो में ही देखा है। बट डिस्प्ले ऐसा होता है, अगर किसी को नहीं पता ब्रेल क्या होता है, तो ब्रेल एक टाइप की लैंग्वेज है जो बेसिकली डॉट डॉट डॉट्स करके लिखी जाती है ना, और अगर कोई ब्लाइंड है तो लोग उस पर ऐसे हाथ घुमाकर, हाथ चलाकर उन डॉट्स के जरिए चीजों को पढ़ पाते हैं, है ना। बहुत सारी अगर लिफ्ट्स में आप जाएंगे
तो जो लिफ्ट का बटन होता है दबाने का, उसके ऊपर आपको दिखेगा थोड़े थोड़े डॉट लगे हुए। वो डॉट का क्या मतलब होता है, यानी अगर कोई ब्लाइंड इंसान भी है वो भी क्या कर सके, जो लिफ्ट के बटन है उनको छू कर ये समझ सके कि एक्चुअली कौन सा बटन उनको दबाना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो जो हमारे, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, सेंट्रल स्कूल से, तो वहां जो हमारे संस्कृत के टीचर हुआ करते थे वो एक्चुअली ब्लाइंड थे, है ना। और उनके पास एक बहुत मोटी ब्रेल की बुक हुआ करती थी, और वो जब भी बेसिकली कोई चैप्टर पढ़ाने आते थे तो ही यूज टू बेसिकली मूव हिज हैंड ऑन द बुक, तो वो बुक से बेसिकली संस्कृत को ब्रेल से पढ़ा करते थे। हालांकि उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो जनरली एक लाइन ही हाथ लगाकर पढ़ते थे, उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका संस्कृत का है या जो पोयम है जो भी आप पढ़ रहे हैं, श्लोक है, वो क्या करते थे पूरा का पूरा वैसे ही उनको याद था, वैसे ही वो पढ़ लिया करते थे। तो आपको क्या समझना है, आप हर टाइप की मीडिया टाइप के लिए अपना यूआई अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बोला, ऐसे हमने क्लास डिफाइन कर लिया, स्क्रीन ओनली, प्रिंट ओनली, यानी हमने बोला कि एक बेसिकली यहाँ मैंने डिव डिफाइन कर लिया है। चलिए मैं इसको आपको चलाकर ही दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर हमको समझ आएगा, है ना। एक नई फाइल में मान लीजिए यहाँ पर बना लेता हूँ, इसके अंदर जहां हम बोलते हैं इसका एग्जैक्ट नाम हम क्या बोल रहे हैं, मीडिया टाइप, है ना। मीडिया रीनेम मीडिया टाइप डॉट HTML, इसका बेसिक डिफाइन कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं मीडिया टाइप, है ना। इसका हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। मीडिया टाइप आ गया है मेरा, है ना। इसके अंदर हमको क्या डिफाइन करना है, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए दो डिव्स हमने डिफाइन किए। एक डिव हमने डिफाइन किया डिव डॉट स्क्रीन, इसका नाम हमने रख लिया स्क्रीन, दिस टेक्स्ट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, है ना। और एक हमने दूसरा डिव डिफाइन कर लिया, क्या, डिव डॉट प्रिंट, दिस टेक्स्ट इज विजिबल ऑन प्रिंट, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो मान लीजिए स्क्रीन वाला भी मैं बहुत ज्यादा सीएसएस डिफाइन नहीं करूंगा, और स्क्रीन वाला बड़ा सुंदर हमने बनाया है जो स्क्रीन पर दिखना चाहिए, बैकग्राउंड कलर्स लगाए हैं, अलग अलग चीजें सीएसएस लगाई है। बट जो प्रिंट है वो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो डायरेक्टली बस चीज नॉर्मली प्रिंट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए हम बेसिकली मान लीजिए सीएसएस डिफाइन करते हैं, स्टाइल, है ना। जो डॉट स्क्रीन है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सही, देखिए खुद से इसने सारा कुछ डिफाइन कर दिया, फिलहाल हम इसको हम कर देते हैं बंद, उल्टा डिफाइन कर दिया, देखिए इतना इंटेलिजेंट है ये। स्क्रीन में इसने क्या डिफाइन किया है, डिस्प्ले नन, हम क्योंकि हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, या कुछ भी डिफाइन नहीं करते, दोनों चीजें चल जाएंगी, है ना। मान लीजिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक डिफाइन कर देता हूँ, क्या, डार्क ग्रीन, बड़ा ही गंदा सा मैंने कलर डिफाइन कर दिया, बट मान लीजिए चल गया। और जो प्रिंट वाला है इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले गॉन, है ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप ये मीडिया प्रिंट जो है इसको भूल जाइए, इसको हम हटा देते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, अच्छा डिस्प्ले नन होता है शायद, मैंने गॉन लिख दिया, हाँ। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, मैंने जो ऊपर वाला स्क्रीन है इस पे टारगेट किया, इसका डिस्प्ले ब्लॉक रखा है, यहाँ डिस्प्ले नहीं डिफाइन करेंगे तो भी चलेगा फिलहाल के लिए। एक बैकग्राउंड कलर मैंने डिफाइन कर दिया, जो मेरा सुंदर सा यूआई है, जो कहाँ दिख रहा है, बेसिकली स्क्रीन पर विजिबल है। और जो प्रिंट वाला है उसका मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने एक मीडिया क्वेरी लिखी, मैंने बोला अगर मीडिया प्रिंट है, अभी तक देखिए हम क्या लिखते आ रहे थे हर जगह मीडिया, हम मीडिया की वैल्यू देते आ रहे थे स्क्रीन, हम बोल रहे थे स्क्रीन होना चाहिए और साथ साथ ये होना चाहिए। इस बार मैंने क्या बोला, अगर मीडिया प्रिंट है तो आप क्या करिए, सॉरी, अगर मीडिया प्रिंट है तो आप क्या करिए, जो स्क्रीन है इसका डिस्प्ले आप कर दीजिए नन, और जो प्रिंट है इसका डिस्प्ले आप कर दीजिए ब्लॉक, है ना। यानी प्रिंट वाला आप दिखना चाहिए और स्क्रीन वाला नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको टेस्ट कैसे करूंगा, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा अभी भी। देखिए मैं क्या करता हूं, इस पेज पर आकर दबाता हूं Ctrl+P, तो देखिए प्रिंट का जो है आपको एक प्रीव्यू दिखाता है। मैं इसको जूम नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, आप अपने एक बार चलाकर देखिएगा, है ना, ये जूम नहीं होता है। पर देखिए जब मैं जैसे ही मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है वो बोल रहा है द टेक्स्ट इज विजिबल ऑन स्क्रीन। यानी क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रिंट वाली सीएसएस लगने लगी है। इस सीएसएस बेसिकली इस प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में सीएसएस चेंज हो गई है। क्या, स्क्रीन वाली सीएसएस को, जो स्क्रीन वाला एलिमेंट था उसको हमने डिस्प्ले नन मार्क कर दिया है, जो प्रिंट वाला था उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। तो ऊपर वाला एलिमेंट हाइड हो गया है, नीचे वाला एलिमेंट विजिबल हो गया है। तो एक्चुअली पेज कुछ और है, जब कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश करता है तो पेज कुछ और प्रिंट हो रहा है। तो जैसे ही कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश करेगा, जनरली आप किस लिए यूज कर सकते हैं, कोई सेंसिटिव चीज है, वैसे तो आजकल स्क्रीनशॉट्स ले ही सकता है कोई ना कोई, बट अगर पहले प्रिंट से आपको बचाना था तो आप क्या कर सकते थे, उसको क्या कर दिया आपने, प्रिंट के टाइम पर डिस्प्ले गॉन कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही आपने उसको प्रिंट करने की कोशिश की तो वो चीज अभी विजिबल नहीं है, यानी ऊपर वाला मैंने जो डिव था वो गायब कर दिया और नीचे वाले डिव का विजिबिलिटी शो कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं। वहां पर देखिए पहले बैकग्राउंड कलर था, पर अब जो कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है तो बैकग्राउंड कलर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सेम के लिए भी मान लीजिए स्क्रीन में बैकग्राउंड कलर उसका व्हाइट कर दिया तो भी हो जाएगा। कि यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा था, आपको दो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आप कंप्लीटली अपना यूआई चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्क्रीन टाइप। यू कैन से रीडर के लिए कंप्लीटली अलग यूआई होगा, प्रिंट के लिए कंप्लीटली अलग यूआई होगा, इन चीजों के लिए कंप्लीटली अलग यूआई मेरा होगा। जिस तरह से आप डिफरेंट मीडिया टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं,
इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक समरी में लिखा है, पर मोस्टली बेसिकली इसी तरह से आप डिफाइन करते हैं। क्या आप अलग अलग बेसिकली आपके नोट्स के लिए लिखा है, जैसे हमने देखा माफ कीजिएगा, जैसे हमने देखा मिन विड्थ, हमने देखा मैक्स विड्थ, इसी तरह से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, पेज का मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ओरिएंटेशन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन की दो वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, ओरिएंटेशन की वैल्यूज होती हैं लैंडस्केप या मोबाइल। तो आपने बहुत बार देखा होगा, अगर रात में आप बेसिकली बिस्तर पर जब कोई चीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, फोन को लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। वहां पर क्या होता है, यूआई कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो तो ऐप के लिए है, वेबसाइट में भी आप कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन बेसिकली जैसे ही लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, दोनों ही केस में आप क्या करेंगे, अलग अलग कंप्लीटली अपना यूआई चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन के रेजोल्यूशन के बेस पर आप कर सकते हैं, स्क्रीन का साइज तो बेसिकली इन जनरल साइज हुआ, रेजोल्यूशन कितना हो मिनिमम मैक्सिमम उस पर कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, डिस्प्ले आपका कितना लंबा है और कितना चौड़ा है ना। बहुत सारे डिस्प्ले आपने देखा होगा वाइड स्क्रीन वाले आते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है पर विड्थ बहुत ज्यादा होती है ना। फोन्स भी आपने देखा है हर तरह के आते हैं आजकल, जो फ्लिप फोन्स हैं उनमें विड्थ बहुत पतली होती है, हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो मैक्सिमम एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, मिनिमम डिवाइस विड्थ मैक्सिमम डिवाइस विड्थ क्या होगी। देखिए अभी तक हमने जो मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ पढ़ा वो हमने देखा था आपकी विंडो की हाइट और विड्थ कितनी है। आप ये भी बोल सकते हैं मेरी विंडो से मतलब नहीं है, पूरे स्क्रीन की पूरे डिवाइस की विड्थ और हाइट कितनी है, उस बेस पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं और उसकी हाइट के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन इन सब चीजों को हम डीप में इसलिए नहीं देख रहे हैं, पहली बात तो हम सीएसएस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है ना। तो इसके लिए हमने क्या अल्टरनेट निकाला, हमने ऊपर की ये काफी सारी आपको क्वेरीज बेसिकली लिखकर दिखाई है, डिवाइस टाइप लिखकर दिखाया है, मिन मैक्स बेसिकली हाइट वाले लिखकर दिखाए हैं। आपको क्या करना है, आपको उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करना है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद एक एडवांस प्रैक्टिस सेट में आज यहाँ पर डाल रहा हूँ अगेन, जिसमें एक लेफ्ट में एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपको एचटीएमएल लिखना है। उसके बाद हमने सारे के सारे यहाँ पर बेसिकली पॉइंट्स डाले हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप ये बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। स्पेसिफिक ये चीज बोल रहा है कि इस केस को आप कैसे करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है इमीडिएटली पोर्टल पर डालिए या लाइव क्लास में पूछिए, दोनों में ही हम इसके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में बेसिकली सॉल्व करेंगे या फिर बेस्ट तरीका यह है कि क्लास का टाइम हम इसमें ना लें, हम पोर्टल पे पूछें, वहां अगर छोटा सा वीडियो मुझे बनाकर भी डालना होगा तो मैं डाल दूंगा, बिकॉज अगेन 4th वीक हो गया है, हमको जल्दी से वन स्टैक भी स्टार्ट करना है ना। तो ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, है ना। तो देखिए आज हमने मीडिया क्वेरीज कंप्लीट किया है, कल की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कल की क्लास में हम करेंगे एनिमेशन, है ना, एनिमेशन देख रहे होंगे और उसके बाद एक क्लास में हम देखेंगे ग्रिड। तो कोशिश करिएगा, मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा, कोशिश करिएगा कि ये जो हमने बेसिकली प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसके पास भी टाइम है, कंपलसरी नहीं है, जिसके पास भी टाइम है वो उसको करने की कोशिश करे। वैसे मीडिया क्वेरीज को हम बहुत लिमिटेड यूज करते हैं आजकल प्रोजेक्ट्स में बिकॉज ऑफ फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका मोस्टली जो आप चाह रहे थे स्केलिंग हो, बेसिकली चीज बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, वो मोस्टली किससे हो जाता है, आपके फ्लेक्सबॉक्स से और ग्रिड से हो जाता है। फिर भी मीडिया क्वेरीज किस तरह से लिखते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए आपको पता होना जरूरी है ना। माफी चाहता हूँ थोड़े से ओवर टाइम जाने के लिए, बट आज की क्लास में मजा आया, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। जो क्वेरीज हैं अगेन लगातार पोर्टल पर पूछते रहिएगा, मैं सुबह जाकर वहां पर एक्टिव होने वाला हूँ, है ना। जय हिंद, जय भारत।